नमस्कार, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ दरीचा में। जो लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन अभी तक जुड़ चुके हैं और जो अभी प्रोसेस में हैं, उन सबको कहना चाहूंगी बहुत जल्दी वो लोग ज्वाइन कर लें। और दरीचा के आज हमारे चौथे सेशन में मौजूद है हमारे साथ विकास शुक्ला। विकास का बहुत छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें काम है, बच्चों के साथ, एजुकेशन के साथ, और किस तरीके से एक ऐसे इलाके में उन बच्चों को पढ़ाना जहाँ जिनसे शिक्षा दूर है, बेसिक जो या यूं कहें मूलभूत सुविधाएं दूर है, स्कूल और स्कूल से जुड़ी चीजें, या एक तरीके का सेंस की आप शिक्षा क्या है जो हमारे सरकार और चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन्होंने सबके लिए मुहैया करवाई है, उनसे दूर। तो उन बच्चों के लिए काम करना और उन बच्चों के साथ रहकर लगातार कई सालों तक उनको पढ़ाना और फिर उस पे एक रिजल्ट देखना, क्योंकि विकास ने बहुत साल वहां पे खुद बिताए हैं। तो हम लोग दरीचा के इस सेशन में उनसे उन्हीं की जबानी वो सारा एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे वो आउटकम प्लानिंग शुरू किया, कैसे एक शुरुआत हुई उन बच्चों के साथ। ज्यादातर बच्चे जो ट्राइबल एरिया से थे, वो लोगों को कैसे इंटरेक्ट किया, आज की शिक्षा में कैसे उनको जोड़ा गया, और किस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे कि वो आगे बढ़ पाए, चाहे इंडिविजुअल आप आपका इंडिविजुअल रोल हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और क्या प्रोसेस था। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगी और मैं आमंत्रित करूंगी विकास को कि आप शुरू कीजिए, और आपके पास आराम से टाइम है बातों को रखने का और चीजों को बयान करने का। तो आप 40 से 45 मिनट लेकर हमें वो सारी चीजें शुरू से अभी तक जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस है शिक्षा पर, बच्चों पर, और खासकर उन कॉन्फ्लिक्ट जोन वाले बच्चों पर, तो उस पे आप बातचीत अपनी जारी रखें। इससे जुड़ी दिक्कतें, इससे जुड़ी कुछ पॉजिटिव स्टोरीज जो आप बताना चाहेंगे, वो सब चीज। तो ओवर टू यू। अब आप माइक आपके पास है। थैंक यू पूजा। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। पूजा ने बताया मेरा नाम विकास है और मैं 2014 से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली कुछ 3-4 मोटी मोटी बातें बताऊंगा, उसके बाद आप लोग जो जितना पूछ सकेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि आजकल मैं भूलता तो कुछ नहीं हूँ पर मेरे को ना याद भी नहीं रहता है। तुरंत चीजें भूल जाता हूँ मैं, और इतनी सारी चीजें हुई हैं कि सब याद रखना मुश्किल सा ही है काफी। तो मैं एक चीज पर जिस पर बहुत सोचता हूँ आजकल, करीब 8 साल बाद टीचर बनने के बाद, वो ये है कि महाभारत का युद्ध हुआ और उसके पीछे 50 सैकड़ों कहानियां हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड है। मगर मुझे एक जो सबसे मेन उसमें कारण दिखता है, वो दिखता है द्रोणाचार्य। क्योंकि जब वो आए और जब वो उनके गुरु बने कौरवों और पांडवों के, तो वो परम द्वेष में जी रहे थे। विराट नरेश ने मना कर दिया था कि हम आपको अपने राज्य में हिस्सा नहीं देंगे, और वो चले गए। और पूरे महाभारत में आप देखिए, इवन युधिष्ठिर जिनको कि धर्मराज कहा गया, वो खुद कितने द्वेष में और कितनी हिंसा में और किस तरीके से इवन अपनी माँ के खिलाफ, अपने सबके खिलाफ वो रहते थे। तो ये एक चीज है जिस पर मैं ये बहुत सोचता हूँ कि ये जो इनविजिबल है, ये जो इम्परसेप्टिबल है, जो नहीं दिखता है, वो किस तरीके से एक क्लासरूम में बच्चों के ऊपर वो असर डालता है। और ये सारी बातें तो हम लोगों को घर में बचपन से ही बताई जाती रहती ना, तुम बड़े हो, तुम ऐसे रहोगे तो छोटे सीखेंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक इस समय प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी जो बात है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या की तरह से खड़ी हो गई है इस पूरे देश में ही शिक्षा में, वो है भाषा। और भाषा भी अब इतनी जटिल हो गई है कि वो साधारण रूप से हिंदी, अंग्रेजी
या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इन चीजों में नहीं रह गई है। उसका भी बहुत जटिलता है। जटिलता कैसी है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैंने 2014 में काम करना शुरू किया तो मैं क्लास में जाता था पढ़ाने, तो मैं बच्चों को बोलूं कि किताब निकालो, और बच्चे नहीं निकालते थे किताब। उनको नहीं समझ में आता था ये क्या बोल रहे हैं। 3-4 दिन ऐसे चला, नहीं निकाले। मैं भी अपना थोड़ा ऐसे रिलक्टेंट सा ही रहता था, नहीं निकाले तो नहीं निकाले, मैं क्या कर सकता हूँ। एकदम नई जगह और एकदम अंदर जंगल का गांव, वहां समझ में भी नहीं आता था सुबह कहाँ से हो रही है, शाम कहाँ से हो रही है। शहर से निकल के मैं गया हुआ था, और मुझे कोई बहुत शौक भी नहीं था कि मैं इनको पढ़ाता ही रहूं, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह भी वो थी कि मैं अपना वही सब निहारता रहता था। एक दिन मैं गया एक दुकान पे, गांव में एक छोटी सी दुकान थी कहीं थोड़ी दूर जाके। उसको मैं बोला कि भैया मेरे को चीनी दे दीजिए। उसने कहा कि सर चीनी तो नहीं है। तब तक मैंने देखा एक दूसरा गांव का आदमी आया और उसने बोला कि शक्कर दे दो। उसने शक्कर दे दी तुरंत। तो जब मैंने भी बोला शक्कर दे दो तो उसने मुझे भी शक्कर दे दी। तो ये जैसे ये चीज हुई ना, ये तब मेरे को अचानक से क्लिक किया। बहुत मतलब मेरे ख्याल से मुझे 5 या 6 दिन ही वहां गए हुए हुआ था, मगर पता नहीं कैसे ये क्लिक कर गया कि नहीं, ये कुछ दिक्कत है। अगले दिन मैं क्लास में गया और मैंने बच्चों को बोला कि पुस्तक निकालो। सारे बच्चों ने तुरंत पुस्तक निकाली। तो मैंने काफी सोचा, तो मुझे समझ में आया धीरे धीरे, करीब 15-20 दिन 25 दिन बाद, कि हिंदी तो इनकी भाषा है नहीं, ये कहीं और से आ रही है, और जो जैसा बोल रहा है उस तरीके से ये लोग पिक कर रहे हैं। पूरी कम्युनिटी, ना केवल इसको बच्चा, बाकी पूरी कम्युनिटी। तो अब मेरे लिए किताब, चीनी, हम सब हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी भाषी जगहों से आते हैं, तो ये सारी चीजें कॉमन है। मगर वहां तो नहीं क्यों। और अच्छा, ऐसी जगहों में क्या है, ट्राइबल एरियाज में या जो भी ऐसी रिमोट लोकेशंस हैं, कि वहां पर किसी भी चीज के इंट्रोडक्शन का या इंट्रूजन का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो स्टेट ही है। तो वहां पर स्कूल ही है जहां से हिंदी आती है। तो स्कूल में तो प्रशासनिक भाषा में पुस्तक ही बोलते हैं। या चीनी है तो चीनी वहां पे थोड़ी होती है, चीनी तो पीडीएस में आती है, और पीडीएस में उसको शक्कर ही बोलते हैं। तो ये इस तरीके की जो है समस्याएं थी। और ये आगे चलते चलते मतलब, और हर जगह मतलब हम एकदम सामान्य सी भी हिंदी बोलें। मैं गया एक दिन जब स्कूल विजिट पे, अभी मतलब 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने अच्छा, तब तक मैं बहुत ध्यान देने लगा था। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए अचीवमेंट रही है कि चीजों को सिंप्लीफाई करना। तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने बोला हाजिरी लगा लिया करो। मैं आ गया, 15 दिन बाद गया, उसने नहीं लगाया था। फिर मेरे को क्लिक किया, तो मैंने बोला उपस्थिति, कह रहा सर उपस्थिति तो लिया हूं ना। तब वो अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आया। तो मतलब इस तरह की चीजें थी। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसको आपको फिगर आउट करना है, क्योंकि मे भी किसी स्कूल में ऐसा भी हो कि जो वहां पे काम कर रहा है लड़का, वो लोकल है अगर वहीं का, तो वो जिस स्कूल में पढ़ा हो वहां उसका मास्टर हाजिरी बोलता रहा, तो फिर आपको वो हाजिरी रजिस्टर वाली चीज भी जो है क्लिक करनी है। 1 साल ये चला 2014 तक में, 15 में। फिर 15 में हम लोगों ने भाषा पर ही काम करना शुरू किया, जो है बहुभाषी शिक्षण उसको बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ये भी मैं बहुत बाद में जान पाया, तब तो पता भी नहीं था। पर ये लगा कि नहीं यार, चीजें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है एक्सपेरिमेंट करके। तो वो एक्सपेरिमेंट किया और वो काफी सक्सेस हुआ एक्चुअली। मतलब मेरे लेवल पे, मैं ये नहीं कहूंगा सिस्टम के लेवल पे कुछ हुआ है। तो वहां पर फिर जब हमने काम करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें दिखी। एक जो सबसे बड़ी चीज चैलेंज हुई, या जो आज भी है, वो ये जो लिटरेसी का आइडिया है पूरा का पूरा, ये खुद चैलेंज हो गया। और स्पेशली जिस तरीके से ये इंट्रोड्यूस होता है, तो जैसे हम लोग अपने अगल बगल, हाँ जैसे हम लोग अपने अगल बगल देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये आम है, ये केला है, ये आलू है, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये मिर्चा है। एक्चुअली जो हमारी भाषा है वो तो ये है ना, अनुभव जनित। ये हमने अपने अनुभव से, इस तरीके से हमने इस भाषा को बनाया। फिर जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो है कंसेप्चुअल लैंग्वेज, अवधारणात्मक भाषा। तो हम बोले फल, सब्जी। तो जो कंसेप्चुअल लैंग्वेज है वो भी काफी हद तक अनुभव वाली भाषा का ही एक पार्ट है।
मगर अभी क्या हो रहा है कि हम कंसेप्चुअल लैंग्वेज से भी आगे जा चुके हैं, हम मेंटल लैंग्वेज में डील कर रहे हैं। हम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, ये वो इन सारी भाषाओं में, इन सारे शब्दों में डील करते हैं। तो अब इसके साथ कनेक्ट होना, और एक बच्चे का और एक ऐसे बच्चे का कनेक्ट होना जो कि एकदम रिमोट लोकेशन में है, जिसकी अपनी मातृभाषा में सदियों हजारों सालों में सिर्फ 400-500 शब्द जमा हुए हैं। पूरे दिन में इन कम्युनिटीज में एक इंडिविजुअल हार्डली 30 से 40 शब्द बोलता होगा, हार्डली 30 से 40 शब्द बोलता होगा। ये शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलता है। तो वहां के बच्चे को एक पूरी की पूरी ऐसी एजुकेशन देना जो कि सिर्फ और सिर्फ भाषा पर ही आधारित है। अगर आपको भाषा नहीं आ रही है तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ऐसे विषय तो छोड़िए, आप गणित भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी गणित भी इतनी अजीब तरीके से अरेंज की गई है कि उसमें भी भाषा का बड़ा काम है। तो ये पूरा एकदम इतना ये जटिल समस्या बन जाती है, और ये ऐसा हो गया है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई टाइप का सिचुएशन है, और लोग इसी में जगल करते रहते हैं कि अगर भाषा नहीं सिखाएंगे तो बाकी विषय नहीं सीखेगा, बाकी विषय नहीं सीख रहा है तो भाषा कैसे आएगी, और अगर वो भाषा सीख भी गया किसी तरह से तो बाकी विषयों का कोई कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं आता है, क्योंकि पंचायत, राष्ट्र और ये जो ऐसी अवधारणाएं हैं, इनसे तो किसी का दूर दूर तक किसी तरीके का कोई पाला ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है वहां पर लोगों का। तो ये पूरा का पूरा एक इतना एलियन तरीके से ये चीजें वहां दिखती हैं क्लासेस में, स्पेशली क्लासरूम्स में। जब एक टीचर डील करना शुरू करता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। शायद आम लोगों के लिए या बाहर से देखने पर या कोई एनालिसिस करने पर या कुछ ऐसा करने पर आपको इतना एलियन ना दिखे, मगर जो टीचर वहां पे खड़ा होकर चाइल्ड को इंगेज कर रहा है एक्चुअल में, रियल टाइम में, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जब क्लासेस में रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है, तो एक टाइम के बाद आप भी फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। इवन आपके पास कितने भी प्रोग्रेसिव आइडियाज हो, कितनी भी ओपन मेंटेलिटी हो, कितने भी लिबरल हो, आप कुछ भी हो, आप व्हाटएवर इज देयर, कुछ भी नहीं काम करता है। एक लेवल के बाद सारी चीजें टूटने लगती हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। परंतु ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। अभी नई शिक्षा नीति आई है, वो बहुभाषी शिक्षण की बात कर रही है वगैरह वगैरह, परंतु कुछ काम करता हुआ खास दिख नहीं रहा है। क्योंकि बहुभाषी शिक्षण में भी समस्या क्या है, खास करके ऐसे ट्राइबल एरियाज में, कि एक क्लास में ही 3 से 4 भाषाएं होती हैं। गोंडी बोलने वाला बच्चा भी है, हल्बी बोलने वाला बच्चा भी है, धुरवा बोलने वाला बच्चा भी है। अभी इन बच्चों को कैसे आप इनकी अपनी अपनी मदर टंग में फैसिलिटेट करेंगे, और टीचर जो है वो कहीं बाहर से आया हुआ है, वो बेचारा रायपुर से आया हुआ है, या वो मतलब वो रांची से आया हुआ है, गुमला में जाके पढ़ा रहा है ना, वो लखनऊ से आया है, पटना से आया है, किसी यूपी बिहार के अंदरूनी गांव में चला गया है। तो इस तरीके की जो है समस्याएं भी रहती हैं कि अब ये 3 से 4 भाषाओं पे क्या, हालांकि उसके लिए टेक्निकली अप्रोचेस हैं, एक उसको बोलते हैं एमटीबी, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, मगर मदर टंग में तो नॉर्मली जो है सेकंड लैंग्वेज चलती है, कि जो स्टेट लैंग्वेज है उसी में रिटन वर्क तो उसी लैंग्वेज में होगा, बट ओरल लैंग्वेज को काफी यूज किया जाता है क्लास में। मगर फिर वो रिटन लैंग्वेज में भी चैलेंज वही रहता है कि हिंदी में लिखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि गोंडी के जो शब्द हैं उसको हिंदी में लिखने से और जटिलता बढ़ जाती है, जैसे पित्ते, तित्ते, अब ये सब कितने कठिन शब्द हैं, है ना। ये दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, पत्ती को कुछ बोल रहे हैं, बकरी को कुछ बोल रहे हैं। अब यही सारी चीजें तो आप कॉन्टेक्स्ट से उठाएंगे इमीडिएटली, पर जब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जो उसका गोंडी का शब्द है टित्ते तित्ते, वो इतना कठिन हो जाता है कि अगेन फर्स्ट क्लास के या 6 साल के 7 साल के बच्चे के लिए कुल मिला के लिखने के नाम पे फिर से वही समस्या आके खड़ी हो जाती है कि अब वो लिखेगा तो कैसे लिखेगा। ये बड़ा ही मतलब एक ऐसे बना हुआ है चक्र। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया है, मगर कुछ आगे बहुत बढ़ा नहीं बेसिक लेवल से आगे। ये मतलब बहुत कड़वी सच्चाई है जिसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ कर भी दिया तो क्या हो रहा है। और
नॉर्मली जो है इसको बहुत ही ज्यादा ग्लैमराइज करके प्रेजेंट करते हैं, मगर पॉइंट ये है कि वो अच्छा भी लगता है, बहुत कन्विंसिंग है, इवन मेरे लिए भी कन्विंसिंग है, मगर मैं जब एक टीचर के नजरिए से बात कर रहा हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत दिक्कत होती है। तब तो यही लगता है कि इट्स बेटर कि चलो भैया स्टेट लैंग्वेज में ही पढ़ाएं, सेकेंड लैंग्वेज लेके ही आ जाए। सो ये एक मतलब ये एक ऐसा जगल है कि मतलब आप समझिए कि ये सर्कस चल रहा है, और वो सर्कस पे वो जो रस्सी पे चलता है ना, वो स्थिति है। इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। अगर आप मेरे से बाद में कुछ पूछेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ कि क्या क्या मेथड्स हम लोग यूज करते हैं या करते रहे हैं आज तक। अब तो मैं ज्यादा इन सब कामों में नहीं हूँ, दूसरे तरीके के काम में आ गया हूँ, परंतु ये इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं आ सकता। मतलब वो कंसिस्टेंटली वो टीचर के अंदर वो पैशन होना चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ के इसमें लगा रहेगा, तब तो वो कुछ मेथड्स करेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब लैंग्वेज, एलियन लैंग्वेज आ रही है, फॉरेन लैंग्वेज आ रही है, हिंदी हो इंग्लिश हो, और जो अपनी लैंग्वेज है वो बोलने का बहुत अलग है, और खास करके इंडियन लैंग्वेजेस में तो ये बहुत ट्रबल है। जो लोकल, जिसको कि हम लोग आजकल डायलेक्ट बोलते हैं, तो जैसे गोंडी में हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे या हर कोई चा को सा और सा को चा बोलते हैं, चांद को सांद बोलेंगे और सरौता को चरौता बोलेंगे। या इधर हमारी ईस्टर्न यूपी से बिहार के बहुत सारे रीजन में रा और रा का है। अब वो इतना मतलब उस पर लोग ह्यूमिलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मगर लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मैंने इस पर बहुत काम किया। एक चीज जो मेरे को समझ में आई वो ये था कि मैंने बोला कि इनका स्कीमा ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब कितनी खतरनाक विचार मेरे अंदर आया, जबकि ये तो बहुत गुड इंटेंशन से आ रहा था ना कि सिखाना है, मगर नहीं, कितना खतरनाक है अब जब मैं देखता हूँ कि स्कीमा ही चेंज कर दूंगा मैं। ये एक्चुअली ये हुआ जिन 25-30 बच्चों के साथ मैं कर रहा था, उसमें 15 से 18 बच्चों के साथ ये हुआ। तो मैं उनको जमीन पर धागे से, महुए से, पत्थर से वर्णमाला लिखवाता था, चा लिखो सा लिखो। तो जब वो बार बार ऐसे प्रैक्टिस करते ही रहे 1-1.5 साल तक, तो उनका प्रोनाउंसिएशन जो है चेंज होने लगा। हालांकि फ्लूइड होने पर अभी भी वो उसी में चले जाते हैं, बट हाँ वो काफी हद तक चेंज हुआ। अब ये बहुत छोटी सी चीज है, राइट। अब इसको हम सिस्टम्स में देखेंगे तो कौन ही देखेगा, मगर जब टीचर ये करता है, या जब इवेल्युएशन होते हैं, जब ऑफिसर्स आते हैं, जब ये चीजें देखते हैं, ये गवर्नमेंट टीचर के मन में डर कहाँ से पैदा होता है, या वो चीजों को इतना जो स्टिग्माइज करता है, उसके पीछे सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई ऑफिसर आया, वो देखा और उसके बच्चे ने चास को सा और सा को चा बोल दिया, तो वो उसी के ऊपर उसको इतना जज कर लेगा उस टीचर को कि मतलब उसको सस्पेंड भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके इंक्रीमेंट रुक सकते हैं, उसके प्रमोशन रुक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं जानता है कि क्या होगा एक्चुअल में अंदर जाके। तो ये मगर अभी प्रॉब्लम ये है कि इस पर वो नहीं कर सकता है ना। या मेरे को ये स्कीमा चेंज करने वाली जो बात समझ में आई, वो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कॉग्निटिव साइंसेस का एक पेपर पढ़ा था, अमेरिका में मेरा एक दोस्त रिसर्च कर रहा था, उसने भेजा था, मैंने वहां से उठाया है वो बात। अब हर आदमी इसको नहीं समझ सकता है, मगर ये चैलेंज है। इवन जब बच्चे आंसर शीट्स लिखते हैं या जब नॉर्मल लिखते हैं, तो ये सारे मिस्टेक्स वो करते रहते हैं। बट ठीक है, ये अब इस तरीके से जो है ये चलता है कि ठीक है, अब किसी तरीके से एडजस्ट करके और फिर धीरे धीरे वो चीजें बनती हैं, बिल्डअप होती हैं। अभी तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ब्लॉगिंग वॉगिंग करते हैं, वो अपने ब्लॉग वॉग लिखते हैं, अपनी कहानियां लिख रहे हैं, अपनी कविताएं लिख रहे हैं। बहुत ही रेडिकल व्यू है उनका, उस पर भी मैं आऊंगा 1 मिनट बाद ही जो है। तो एक जो सबसे बड़ा बज है एजुकेशन के अंदर, स्पेशली 90s के बाद जब ये ग्लोबल कैपिटल ने एंट्री की, वो 2 चीजें हैं, कॉन्टेस्ट टू कॉन्सेप्ट और ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना। तो एक्टिविटी तो बहुत ही बेवकूफी से भरा हुआ आइडिया है, बिकॉज वो यू नीड टू डू द एक्सपेरिमेंट, नॉट द एक्टिविटी। आपको प्रयोग करना है, क्रियाकलाप नहीं करना है। क्रियाकलाप तो पहले से सेट है, मैकेनाइज है, उसमें तो बच्चे के लिए स्पेस नहीं है, और जो नॉलेज का नोशन है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉन्टेस्ट टू कॉन्सेप्ट वाला मसला ऐसा है कि एक बच्चे ने मेरे ब्लॉग में अपने लिखा, या इवन क्लास में भी बोलते थे, फिर बाद में उसने ब्लॉग में बहुत सुंदर सा लिखा। तो उसका बहुत सीधा सा कहना था कि यही महुआ हम लोग गांव में भी देख रहे हैं, इसी महुए को बिन रहे हैं, इसी महुए में पिताजी चला गया, माँ चली गई, मैं भी चला जा रहा हूं, और अभी आप स्कूल में भी मेरे को इसी महुए को पढ़ा रहे हैं, इसी महुए को लेके आ रहे हैं। तो ये इतना मतलब बहुत मेरे लिए तो बहुत ही मतलब डीपर एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट था कि अब मैं क्या करूं।
Then I start coming up with a new term, concrete to abstract. तो कॉन्क्रीट में ऐसा हुआ कि अगर मेरे को मैप पढ़ाना है, लेट्स से 7th स्टैंडर्ड में, वॉट एवर इन द ज्योग्राफी, तो कोई जरूरत नहीं है कि मैं गांव का मैप इंट्रोड्यूस करूं, मैं एक्चुअली वर्ल्ड मैप लेके आ सकता हूं और उसके इन एंड अराउंड में वो कहानियां बना सकता हूं कि कैसे कॉलोनियलिज्म की स्टोरी भी मैं उसमें ला सकता हूं कि कैसे हुआ, और एक इजिप्ट में छोटा सा एक पोर्ट जो है वो वहां से पूरा ट्रेड कंट्रोल होता था, जो उस एक छोटी सी जगह को कंट्रोल करके रखता था, पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में रहती थी। इस तरीके की चीजें सुन के बच्चे बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, और जब वो मैप में वो छोटा सा दिखता है ना, हालांकि वो एक तरीके का इल्यूजन है, बट ठीक है टू एंगेज, कि एंड देन दे गेट शॉक्ड कि अरे बाप रे, इस बिंदी पर जिसका कब्जा है वो पूरे मैप पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो वो अपने आप उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक इंस्टिंक्ट और ये सारी चीजें उछलना शुरू होती है। एंड देन यू कैन इंट्रोड्यूस अगेन, यहाँ का कोई एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता है। ये वही बात है कि आपको रस्सी पे अपने आप को साधना है, आपको साधते रहना है। तो ये भी बहुत चैलेंज हुआ। दूसरा क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं किताब में, ये बड़े एलियन से हैं, तो इसको बहुत ज्यादा कंटेक्चुअलाइज कर पाना भी नहीं पॉसिबल है। और वो जिस तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन है, जैसे साइंस में ये सब बहुत होता है, मगर जो साइंस है आज की डेट में, एक तो वो अभी भी न्यूटोनियन साइंस चल रही है, रिलेटिविटी आने के बाद सब बदल गया, मगर हम लोग ये सब चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्या। इनफैक्ट लोगों ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्रिटिक करके उसको करेक्ट करके दे दिया है, मगर ये सारी चीजें पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं। दूसरा, एक जो सबसे इसमें मेजर इशू खड़ा होता है क्लासेस के अंदर जो है, कि ये जो साइंस है ये तो गैस चैम्बर वाली साइंस है ना, कि जिस तरीके की टेक्निक्स हैं और जिस तरीके की कंफर्मिस्ट अप्रोच, एक बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, वो क्या, वो ग्लास के अंदर पानी में मोमबत्ती रख के वो वाला करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए टीचर ने किया भी, तो टीचर बेचारा भी बस किसी तरह से उसको भी खिलौने की तरह ट्रेंड कर दिया है। अगर मान लीजिए टीचर बेचारे ने किसी तरह से कर भी दिया वो एक्सपेरिमेंट, तो वो उसी एक एक्सपेरिमेंट पे रुक जाता है। एक बार मेरे 3-4 बच्चों ने क्या किया, उनको जो साइंस टीचर पढ़ाता था वो उनके यहाँ पर आया, और वो पता नहीं कहाँ से वो लोग 3-4 ग्लास थाली मोमबत्ती ले और सब में एक साथ जला के दिखा, बोला सर ये तो अलग अलग समय पे जल बुझ रहा है, आप तो झूठ बताएं। अब टीचर झूठ नहीं बोल रहा, वो सही है। फिर बात मेरे पास ही, मैं गया देखा, मैं बोला नहीं एक्चुअली, मैं फिर बाद में मैं कुछ बोला नहीं सर को, मैं बोला सर एक्चुअली वो सही कह रहा है, ये यही है। बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स ऐसी चीजें किए हुए हैं, मगर अब ठीक है क्लास में नहीं बोल सकते हैं। तो फिर कुछ बताया उसको बाद में जाके, जैसा भी था वो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। तो इस तरीके की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। या जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया लैंग्वेज का, ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ये सब मिनरल वाले, अभी इसका सबका क्या एक्सपेरिमेंट होगा, मगर पॉइंट ये है कि यही दी पॉइंट इन द साइंस, इसी पर पूरा असेसमेंट है, इसी पर पूरी टेक्स्ट बुक है। क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या खाने से विटामिन मिलता है, अंडे में क्या होता है, मीट में क्या होता है, दाल में क्या होता है, पूरा जो आपका करिकुलम, एटलीस्ट करिकुलम नहीं भी अरेंज है, तो कंटेंट जो है आपका वो मेंटल लैंग्वेज के इन एंड अराउंड ही पूरा का पूरा जो है नपा हुआ है, उसी के इन एंड अराउंड पूरा घूम रहा है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीजें स्टूडेंट नहीं समझेगा तो बेचारा परीक्षा में तो फेल हो जाएगा ना। आप कितने भी रेडिकल एक्सपेरिमेंट्स अपने क्लासेस में कर लीजिए, पर अंत में आपको परीक्षा तो जो स्टेट का प्रिस्क्रिप्शन है उसी के हिसाब से लेनी होती है ना। तो ये भी एक रीजन है कि टीचर्स रिलक्टेंट हो जाते हैं, या लेट्स से कि उनको एक रीजन मिल जाता है, एक डर, इतना डर बैठा हुआ है ना मन के अंदर कि कुछ भी होता है, वो हमारे मम्मी मेरी कहती है कि जो डरता है उसी को सब डराते हैं। तो आंख के सामने ऐसे करो तो आंख बंद हो जाती है, मगर हाथ पे करो तो हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये टीचर की जो स्थिति है ना वो ऐसी हो गई है। एक तो कौन टीचर बनता है समाज में वो सब लोग जानते ही हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है वो। बट अब जब वो जो बेचारे वहां हैं भी, कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ देखना भी चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काम करना चाहते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनको कोई मतलब ही नहीं हो, बस अपनी सैलरी देखते हैं। उनकी तो, उन पर तो कोई कमेंट किया ही नहीं जा सकता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा भाषा के इन एंड अराउंड इस तरीके का खेल चलता है, और ये मेरे ख्याल से बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक जब मैं इसको बहुत डीपली सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्यों
आज के समय में जिसको हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या आईटी सेल ये सब कहते हैं, ये सारी चीजें प्रमोट है क्योंकि हम ट्रेंड हो गए हैं। मैं लॉकडाउन में डिप्रेशन में चला गया एंड द रीजन वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मेरे लाइफ से, मेरी आंखों के सामने से टेक्स्ट चले गए थे। जब डॉक्टर ने ये बताया तो मैं खूब हंसा, मगर मैं कहा नहीं कुछ तो होगा। और फिर मैंने एक्चुअली इसको ऑब्जर्व किया और कुछ अपने 10-15 दोस्तों को बोला तो वी ऑब्जर्व कि यार एक्चुअली सड़क पे निकलते हैं तो हम लोग ये बोर्ड वगैरह देखते हैं और हम इसके आदी हैं, और जब चलती हुई गाड़ी से बोर्ड दिखता है तो अलग तरीके का प्लेजर मिलता है। एंड आई जस्ट वंडर कि जब एक इलिटरेट आदमी सड़क पे निकलता होगा तो वो क्या देखता होगा, वो कैसी दुनिया को देखता होगा, कैसी सोचता होगा। और फिर इतनी तरीके की प्रॉब्लम है, टी शर्ट्स आती हैं उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है और फिर लोग देखते हैं और फिर उसमें अलग अलग तरीके के चीजें होती हैं। वो इंटेंशन पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, मगर डीपली ये सारी चीजें ऑपरेट करती रहती हैं। मतलब मेरे सामने तो कोई आशीष नंदी और विनय लाल जैसे आदमी कभी पेपर लाके रख देता है तो मैं जब तक उसको अपने हिसाब से नहीं कन्विंस हो जाता हूँ कहीं नहीं यूज करता। व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आएगा या फेसबुक पे कोई फॉरवर्ड आएगा तो उसको तो देखने का कोई प्रश्न ही नहीं, मगर वो हम इतना कस्टमाइज हो गए हैं ना, और ये बहुत 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 डीपर कॉग्निटिव ट्रॉमा है। हम रीवायर्ड हो गए हैं, हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है क्योंकि लाइफ तो मूविंग है ना, 3D है, टेक्स्ट तो स्टेबल है, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा इस पर प्रॉब्लम होती है कि ये आप इसको कैसे इसका इफेक्ट कहां तक जा रहा है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। वो ठीक है, किसी तरह मार पीट के पढ़ा के परीक्षा में पास करा दिया, इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है ना। साइंस पढ़ रहे हैं मगर कौन सी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो रही है। सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, कास्ट क्लास जेंडर पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, किसी तरीके का कोई असर है लाइफ में? भाई मेरे अंदर तो कोई किताब पढ़ के कोई असर नहीं आया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो कुछ हुआ है ऐसे देख देख के ही मेरे को समझ में आया है, अनुभव से ही हुआ है। तो ये पूरा एक जो है एक सिस्टम है, एक पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रही है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट ही है, और जब टीचर्स डील करते हैं तो बहुत, और इसमें बहुत वायलेंस होता है। टीचर्स बच्चों को मारते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, तू आदिवासी है ये तो अरे सर कहाँ इनके पीछे पड़े हैं, ये लोग कहाँ पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। देयर इज एन एंडलेस violence which is much more brutal than that structural violence or the military conflict which is going on in the place. दूसरा क्या हुआ कि जब क्लासेस में हम लोग पढ़ाते थे ना तो कुछ पहले तो आते ही नहीं थे बच्चे, किसी तरह से उनको ले आए। जिस स्कूल में मैं काम करता था वहां के 5 साल के इतिहास में पहली क्लास हम ही लोगों ने लगाई। बच्चों को तो छोड़िए, टीचर भी शॉक हो गए थे कि 9 से 3 कोई क्लास में कैसे रह सकता है। फिर जब थोड़ा बहुत क्लासेस चलना शुरू हुई, 1-2 महीने में चीजें थोड़ा स्मूथ अप हुई, तो थोड़ी थोड़ी देर पे क्या होता था ना कि स्टूडेंट्स उठे और वो चलना शुरू कर दें क्लास में और फिर जाके बैठ जाएं। 1-2 बार मैंने देखा तो फिर मैं बोला यार ये कुछ किसी से मिलने जा रहा होगा, किसी से बात करने जा रहा होगा, वॉशरूम जा रहा होगा, पानी पीने, नहीं वो कहीं नहीं जा रहा है, वो सीधा पीछे से उठा आ गया है और फिर पीछे जाके बैठ गया। फिर दूसरा वाला ये किया, तीसरा वाला ये किया, या इस बेंच से उठ के उस बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं मगर फिर भी चौथा वाला जाके वहां बैठ गया। ये तो मैं कहा यार ये तो बड़ी समस्या है। और इनको अच्छा ये भी मन में डर बैठा हुआ है कि अगर इनको कुछ बोल दिए तो ये कल से क्लास में ही नहीं आएंगे, जंगल भाग जाएंगे। हमारे यहाँ तो हर जगह जंगल ही है ना, जंगल में भाग गए तो जंगल में हम कहाँ ही उनको खोज पाएंगे, किसी डाल डंगाल में छुप जाएंगे। कहा नहीं कुछ तो इसमें है, देखना पड़ेगा। फिर देखना शुरू किया इधर उधर इधर उधर इधर। फिर एक दिन अचानक से ऐसे अपने आप ही समझ में आया कि यार गाँव में तो कोई बैठता ही नहीं है, गांव में तो लोग चलते ही रहते हैं। भाई हमारे यहाँ तो चलते ही रहते हैं, जब से उठ गए जब तक सोए नहीं, चलते रहेंगे या फिर काम करते रहेंगे या फिर सो जाएंगे। और बैठेंगे भी तो जमीन पे बैठेंगे और वो साथ में ही बैठेंगे। और वो रीजन था कि 2 की बेंच पर 4 जाके बैठ जाते थे क्योंकि उनको वो साथ में बैठना पसंद है ना। या क्या कर देते कि बेंचें तो आगे पीछे लगती है ना, तो ये बैठ के वो रेस्टोरेंट टाइप बना ले, वो पलट जाए, वो उनकी तरफ देगा। और ऑब्वियसली कि वो टीचर हम थे, मैं और मेरा कलीग नीरज, हम लोग वो लिबर्टी देते थे, मारते पीटते नहीं थे, इसलिए वो सब करते थे। तो पूरा पता चला कि रेस्टोरेंट चल रहा है क्लास में। जब रेस्टोरेंट चल रहा है तो भाई चलो उसी में कुछ कुछ करते हैं। तो इस तरीके की चीजें हुई। अब वो इतना डिफिकल्ट है, आप इसको ऐसे देखिए कि 30 से 40 मिनट की एक क्लासरूम में अगर ऐसी चीजें एक बार हो जाती हैं तो पूरा का पूरा फ्लो टूट गया, क्लास खत्म हो जाती है।
पर ये होता है, ये तो होता ही रहता है। और अगर ये नहीं होता है तो भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपने बच्चे को डरा धमका के जबरदस्ती बैठा दिया है, उसका तो मन लग नहीं रहा है। तो ये भी ना एक बहुत वियर्ड सिस्टम है हमारे एजुकेशन का। 15 साल 16 साल 17 साल हम लोग बैठे ही रहते हैं, और हमको तो छोड़िए, हमारी हड्डियां बैठ जाती हैं, हमारी हड्डियां बैठ गई हैं हम लोग। इस यही कारण है कि इस सिस्टम से निकलने के बाद कोई और काम कर ही नहीं सकते। इवन अब तो ये स्थिति कर दी है कोविड में कि लोग बैठ ही नहीं पाते। मैं यहाँ अभी जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ लोग 8:40 पे क्लास पे आते हैं और 10:10 पे ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ पलट दिया है इन्होंने। तो अब बैठने की भी क्षमता चली गई, हड्डियां ही बैठ गई हैं। और बहुत डेंजरस है ये, 30 से 40 मिनट में पीरियड चेंज हो रहा है, किसी भी चीज के डेप्थ में जाने का मौका नहीं। मगर वो क्या है कि दिमाग इधर उधर करके हम एडजस्ट होना सीख जाते हैं, और वही एडजस्टमेंट है जो लाइफ में हमेशा आगे तक चलता रहता है। और वो एडजस्टमेंट ऐसा नहीं कि किसी पॉजिटिव चीज के लिए कर रहे हैं, नहीं, निगेटिव चीज के लिए ही हो रहा है। क्योंकि वो जो 30 से 40 मिनट का पीरियड है और जो इस तरीके की चीजें हो रही, दैट इज अ नेगेटिव थिंग। उसके पीछे कोई एजेंडा चल रहा है, वो उसको सब लोग जानते हैं। तो अब होता क्या है कि जब इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, 30 से 40 मिनट में तो बहुत डिफिकल्ट है। हमने तो कुछ दिन 30-40 मिनट वाली क्लास लिया, उसके बाद तो हम 2-2 3-3 घंटे की ही क्लास लेते थे, सेशंस चलाते थे। पूरी एक क्लास हमने अडॉप्ट कर ली थी, उसमें रात सुबह से शाम तक हम दोनों लगे रहते थे। तो तब वहां पे फ्लो, क्योंकि जब तक फ्लो बना, जब तक स्टूडेंट कंफर्टेबल हुआ, और स्पेशली ऐसी जगहों में जहां भाषा एलियन है, कंटेंट एलियन है, स्ट्रक्चर एलियन है, प्रोसेसेस एलियन है, वो स्कूल की पूरी बिल्डिंग ही एलियन है, ट्रॉमेटिक है, वहां पर जब तक उसको कंफर्टेबल करके एक स्मूथनेस पर ले आए कि ओके चलो लेट्स नाउ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट गिवन और इन द कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, तब तक पता चला कि पीरियड ही खत्म। और कोर्स का जो पूरा पेस है, जो स्पीड है, जितना उतना लेंदी है कि उस पर तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत मतलब वो बहुत ही, वो तो एक पूरा अलग ही तरीके का। मैं आजकल टेक्स्ट बुक से एनालाइज कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि कितना चीजें और कितना इलॉजिकली चीजें अरेंज्ड है। इतनी मतलब 6th क्लास में ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में पहला चीज आ गया सोलर सिस्टम। अभी टीचर कैसे समझाएगा सोलर सिस्टम क्या है? मैंने इंटरव्यू किए हैं, कम से कम मतलब जितने टीचरों का मैंने इंटरव्यू किया, इवन सीनियर मोस्ट टीचर, सीनियर मोस्ट एजुकेटर जिनको कि मैं बहुत एडमायर करता हूं, उन लोगों ने भी ये बोला कि यार कैसे 6वीं कक्षा में सोलर सिस्टम पहले ही दिन इंट्रोड्यूस करें, हमको तो पता ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज, अब अगर मैं इसमें आगे जाऊंगा तो बहुत सारा है एंड देन उस पर डिबेट भी हो सकती है। बट हाँ, क्लास में तो ये शफल चल रहा है ना। तो ये है मतलब, मैं सिर्फ 2 बात बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ 2 चीजों पे करके, बाकी बहुत सारी चीजें हैं मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक स्टेटिस्ट डोमेन है और मेरे को उसमें नहीं घुसना। ऐसा नहीं कि मुझे कोई डर है, ऐसा है कि मेरा डिसइंटरेस्ट हो गया है, मुझे समझ में आ गया है कि ये किस लिए है। तो वो मतलब आप समझिए कि क्लास में इवन इफ थिंग्स आर सो गुड, जो हमारी एक परिभाषा है गुड स्कूल की, अगर वो भी होने लगे तो भी इस तरीके के चैलेंजेस हैं कि टीचर अच्छा है, टीचर कैपेबल है, टीचर क्लास में जा रहा है, स्टूडेंट है, फेवरेबल लर्निंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, सब कुछ है, मगर फिर भी जो स्कूलिंग का स्ट्रक्चर है वो आपको इमीडिएटली, आप जैसे ही किसी मीनिंगफुल काम में घुसना शुरू करोगे, घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। तो ये मतलब इसके अंदर में हो रहा है। बाकी ऑब्वियसली सबको पता ही है, बस्तर सुकमा पूरा एकदम जो है एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है और इस तरीके के बुद्धिहीन लोग हैं। आप स्टेट तो छोड़िए, जो एनजीओज आते हैं जो दुनिया भर का बात करते हैं, बड़ा बड़ा मतलब इकोलॉजी की बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस क्लासेस में बिठा के इकोलॉजी पढ़ा रही हैं बस्तर जैसी जगहों में, झारखंड जैसी जगहों में, लेह लद्दाख जैसी जगहों में, कश्मीर जैसी जगहों में, जो कि मुझे लगता है कि सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं पर होगी तो लेह लद्दाख उसमें एक जगह। मैंने देखा है अपनी आंखों से ये बकवास होते हुए कि वो जो है मतलब लिटरली आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्लासरूम की खिड़की के बाहर वो झाड़ियां, वो खूबसूरत फूल, वो चिड़िया और वो सारी चीजें हैं,
ले की बात आपको बता रहा हूं मैं, मगर क्लास के अंदर वो टीचर टेक्स्ट बुक से उसको इकोलॉजी पढ़ा रही है। और मुझे अभी भी याद है, एक छोटी सी बच्ची, मतलब 7वीं में पढ़ने वाली बच्ची थी, वो इतनी प्यारी सी, वो क्लास के बाहर देखी और लिटरली उस टीचर ने डस्टर फेंक के मारा उसको। ये मतलब ये इस तरीके की मूर्खता है। और वो जो इंटरवेंशन था जो वो पढ़ा रही थी, दैट वाज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों ने वैसे ही ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि मैंने इसको ऐसे नहीं छोड़ा, मैंने बहुत इंक्वायर किया कि व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस थिंग। सो वो मतलब इस तरीके की मूढ़ता आ गई है, इस तरीके का, एक तरीके से हमने, आप जो भी कह लीजिए, धर्म मान लिया है, जो भी मान लिया है कि जो होना है वो ऐसे ही होना है। तो ये इस तरीके का पूरा एक, जब बच्चा एक ऐसे वायलेंट इन्वायरमेंट से निकल के स्कूल में आता है और चाहिए कि स्कूल में वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करे, तो पता क्या चलता है कि स्कूल में उससे भी भयानक हिंसा हो रही है। क्योंकि देखिए, गांव की हिंसा में क्या है, कम से कम मैं बस्तर के लिए तो ये कह सकता हूं कि जब तक आइदर पार्टी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट अराइव इन योर विलेज, यू आर फ्री। मतलब इट्स वेरी एब्सर्ड टू से सो, मगर ये है। और एटलीस्ट रोज तो नहीं आते हैं, 3-4 दिन 5 दिन में आते हैं। मगर स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में 24 घंटे वो डर रहता है। और इन इलाकों में रेजिडेंशियल स्कूल्स में ही पूरी स्कूलिंग हो रही है, तो उसमें अलग तरीके से बाल कटाओ, और बहुत सारे अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं हम लोगों के यहाँ, टैटू बनवाने के, जेवर पहनने के, वो सब निकालना है। और वो मतलब मैंने देखा है ऐसे, मैं आपको बताने लगूंगा तो कितने बच्चों को मैंने देखा है कि टीचर मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने कान में कुछ पहन रखा, मगर उस बच्चा का गलती नहीं है। उस बच्चे ने जो है, उस बच्चे के गांव में ये पहनने का कल्चर है ना, उसके माँ पापा ने उसको पहनाया होगा। मगर टीचर्स ये सारी चीजें समझने के लिए नहीं तैयार है ना। हीरो बना टहल रहा है, हीरो बना टहल रहा है, वो हीरो बना नहीं टहल रहा है, वो उसका एक कस्टम है, वो प्रैक्टिस है। अगर वो नहीं करेगा तो वो अपनी कम्युनिटी से बाइकआउट हो जाएगा। सो इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि जो कि स्कूल के अंदर 24 घंटे वो डर बैठा हुआ है। गांवों में तो जब आते हैं और जब चीजें होती हैं तभी आपको झेलना है, मगर वो जो तीसरे चौथे दिन झेलना होता है, मतलब मैं बहुत टिपिकल सेंस में बात कर रहा हूं कि मारने की बात, डराने की बात, जो तीसरे चौथे दिन होता है। मे बी आई एम इन अ ट्रॉमा, बट देन आई एम हैप्पी, आई विल वॉच अ मूवी, आई विल गो आउट, एवरीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग, राइट। मगर स्कूल में ये जो मारने वाली चीज है, ये जो डराने वाली चीज है, ये तो 24 घंटे चल रही है ना। कभी भी टीचर आके डंडा पटकाता है, वो बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उतना ही बुरी तरह से जो भी पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है वो भी मारती है। मतलब इनफैक्ट उनके मारने से सर्वर तो नहीं फूटता है। मतलब मैंने तो बहुत कम ही देखा है। वो तो क्या है कि अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर वो आपको पता ही है क्या होता है, उसको हम सब लोग जानते हैं, टॉर्चर कहते हैं। मगर स्कूल में इस तरीके से मारते हैं, बैट से मारते हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और जो कम्युनिटी का एक स्टेटस है जहां से बच्चे निकल के आ रहे हैं, हाईली माल नरिश्ड, हाईली माल नरिश्ड, मतलब स्टंटिंग है। और वो जैसे एम्पिरिकल स्टडीज विच प्रूव कि अगर विद इन द 180 डेज ऑफ बर्थ अगर स्टंटिंग नहीं कंट्रोल हुई तो लाइफ टाइम कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। मैं एक गांव में गया, 3 महीने का बच्चा, 3 या शायद 4 का था, वो ऐसे मेरी मुट्ठी में आ गया। मतलब मेरा मुट्ठी भी कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही हाथ है मेरा, है ना। आप समझिए कि वो बच्चा किस लेवल पे रहा होगा। कल को क्या, मेरे ख्याल से अब शायद वो स्कूल आ ही गया हो, तो वो 3.5 साल का हो गया होगा, 4 साल का, है ना। तो अभी उस बच्चे से क्या उम्मीद करनी है। तो ये सिर्फ मैं एक बच्चे की आपको कहानी दे रहा हूँ, ये मेजॉरिटी की ये सिचुएशन है, हाईली माल नरिश्ड। ये सब चीजें तो आप सिंपल गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मगर ये सारी समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं, या ये मेरे लिए तो समस्या है ही नहीं, मेरे लिए तो ये रियलिटी है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इस पर किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई डिस्कोर्स नहीं है। और खास करके कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का तो ये दुर्भाग्य है। इवन मुझे कभी कभी लगता है कि शायद इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन किया गया है कि वी विल टॉक अबाउट थाउजेंड ऑफ इश्यूज, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन इशू।
और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी क्या एटीट्यूड है जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कि उनको तो लगता है कि किसी से तो मिला, मैं बोला अरे यार मैंने तो भी 750 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। दे थिंक कि 750 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए, अभी सारा प्रॉब्लम सॉल्व। बट ऐसा नहीं होता है, राइट? ऐसी जगहों में इतना खतरा है, इतना थ्रेट है। मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, रीओपनिंग ऑफ स्कूल वाला, वो तो पूरा हार्डकोर फायरिंग लाइंस में है ना। और ये वो सारे, तो जैसे मेरा स्कूल का बहुत सिंपल सा मेरा इंटेंट है, बहुत सिंपल मेरा इंटेंट है, मेरे पास कोई आउटकम भी नहीं है पर्सनली एज एन इंडिविजुअल, कि अगर इन गांवों में स्कूल चलते रहे तो ये गांव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट में आ जाए, क्योंकि ये गांव हमारी सरकार की या हमारी डेमोक्रेसी के मैप में ही नहीं है। और उसमें बहुत ज्यादा ऐसा सरकार को गलती देने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे तक सब लोग दोषी हैं, जब कोई कभी गया ही नहीं उस जगह तक। अब इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। मगर द रियलिटी इज कि ये गांव नहीं है, तो उन गांवों को कैसे ले आएंगे? उन गांवों में थैंकफुली स्कूल थे, कभी वो थे, मगर फिर जब सलवा जुडुम हुआ और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी और वो चीजें बंद हो गई, तो फिर से वो बाहर हो गए। और अभी भी आप लोग शायद कभी कभी देखते होंगे, न्यूज में आता रहता है कि 650 गांव डिस्प्लेस हुए थे, ऐसा वैसा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो एक तरीके से वो स्टेट के स्कीमा में ऐसा हो गया है कि ये एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहां के लिए कुछ किसी तरीके का कोई कंसिडरेशन ही नहीं होता है, क्योंकि भाई किसी तरीके का कोई डेटा, कोई अपडेट स्टेट के पास जा ही नहीं रहा है वहां से। मगर जब ये स्कूल्स खुलना शुरू हुए 2018 में, जिन स्कूलों में मैं काम करता हूँ, जो अंदर के स्कूल है, बाकी ये जो कहानी मैं आपको बता रहा था ये सब बाहर की स्कूल है, रोड्स की स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल्स है। तो जो अंदर के जो गांव है, लेट से सुकमा का जो 50% एरिया है, कोंटा ब्लॉक, या जो उससे लगा हुआ बीजापुर का एरिया है, जब वहां पर ये स्कूल्स रीओपन हुए, तब स्टेट को फीडिंग होना शुरू हुई कि अच्छा ये गांव भी है, क्योंकि हर महीने स्कूल से अपडेट्स जाना स्टार्ट हुए। मिड डे मील की, कितने बच्चे हैं, कितना ड्रेस गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और ये इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जो है वहां पर जाना शुरू हुई। पर अब वो गाड़ी तो वहीं पर फंसी हुई है, उसके बाद उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उस जगह पे किसी तरीके की क्वालिटी एजुकेशन तो बात आप छोड़िए, बेसिक एजुकेशन के बारे में भी सोच पाना बहुत मुश्किल सा ही है, अनटिल एंड अनलेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व होती है। और उसके तो रिजॉल्व होने का कोई, मुझे तो कम से कम अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि कोई ऐसी उम्मीद कहीं पर है। बट ये सारे लोग फंसे हुए हैं। मगर इस तरीके की इंटरवेंशंस करने से, ये सब करने से फायदा ये होता है कि जैसे उस ब्लॉक में जब तक स्कूल्स नहीं खुले थे, तो हर कोई ये बोलता था कि इस ब्लॉक में टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन एंटायर ब्लॉक इज जस्ट 1700। मगर ये स्कूल्स जो 1997 स्कूल्स खुले, ये सिर्फ उस ब्लॉक के एक सर्टेन पार्ट में खुले हुए हैं, और इसमें 5000 से ज्यादा बच्चे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्टरी डेटा था, इसको मैं लेकर गया भी, मैंने बोला भी कि भाई आप लोग तो कहते थे कि पूरे ब्लॉक में ही 17 बच्चे हैं, मगर ये तो सिर्फ कुछ गांवों में 5000 बच्चे निकल आए। और ऐसा नहीं है कि इन गांवों के सारे बच्चे आ गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे गांवों में स्कूल हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे गांवों के स्कूल खुल गए हैं। तो अभी कितने बच्चे यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल हैं, या कितने ऐसे सिटीजन्स हैं जिनके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, राइट? बट इन सब चीजों का कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट होता नहीं है, लोगों को पता वता रहता है, अब वो फिर कुछ कुछ बोल के जो है निकाल देते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में घुसते हो तो फिर वो एक कंप्लीटली डिफरेंट, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। बातों में और कामों में तो पूरा अंतर ही हो जाता है। सो ये मतलब इस तरीके का जो है एक स्थिति बनी हुई है, और इतना भयानक, मतलब एक, मैं तो उसको भयानक ही कहता हूं, और मैं भयानक इसलिए नहीं कहता हूं कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, मैं भयानक इसलिए कहता हूं कि उसकी आड़ में जो सारी चीजें चल रही हैं वो मतलब वो कितना भयानक है।
मैं आपको बता रहा हूं हमारे यहाँ की स्थिति ये है बस्तर में कि लोगों को पूरी की पूरी जनरेशन जो 40-50 की एज की है या इसके नीचे की है, उसको पता ही नहीं है कि कोई काम सही से कैसे किया जाता है. What is the right way or the legal process, legal method of doing anything? They don't know. उनको लगता है यही नॉर्मल. मैं आपको बताऊं, जिस घर में मतलब एक वहां है, एक ठेकेदार है, उसको बच्चा अडॉप्ट करना था. उसके पास बच्चा नहीं था, बच्चा अडॉप्ट करना था. उसको पता ही नहीं था बच्चा अडॉप्ट करने का प्रोसेस क्या है. किसी ने बताया भी तो बोला भैया ऐसे थोड़ी होता है. वो कुछ तो अपना जुगाड़ लगा के करप्शन वाले मेथड से कहीं से तो उड़ीसा से किसी के बच्चे को ऐसे लेने की कोशिश कर रहा था, और कुछ अपना हुआ होगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की नजर में आ गया होगा, कुछ हुआ होगा, पुलिस में FIR हो गई, वो जेल चला गया. मगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो बोलूंगा कि यार वो फालतू में जेल चला गया, उसका इंटेंशन एकदम सही था, पर उसको बेचारे को पता ही नहीं है, लोगों को विश्वास ही नहीं है. मतलब ऐसे भ्रष्टाचार होता है, लोग भ्रष्टाचार करते हैं. जिन स्कूलों में मैं काम कर रहा हूँ, ये उन्हीं गांवों के युवा हैं जो वहां पर पढ़ा रहे हैं. उनको एहसास ही नहीं है कि अगर वो मिड डे मील में से पैसे निकाल ले रहे हैं या किसी तरीके का कुछ हो रहा है या कोई उनसे ब्राइब मांग रहा है, या मतलब उनको एहसास ही नहीं है कि ये गलत है. स्टूडेंट्स को, बच्चों को, लोगों को, बच्चों को एहसास ही नहीं है कि दे आर अ citizen of a country. They are not subject, they are not occupant, they are not the slave. आपको कोई भी रोक के ऐसे नहीं पूछ सकता आप कौन हो. पर बच्चे एकदम, छोटा सा बच्चा भी पता है कि पुलिस को कैसे चीट करना है. हमको तो उन्हीं लोगों ने सिखाया कि आपको कैसे बात करनी चाहिए लोगों से. इतना नॉर्मलाइज हो चुका है. और इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ये नहीं पता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है. ये एकदम, ये अवेयरनेस है, और ये वाली अवेयरनेस भी है. And that is the one problem which I see with this entire modern mindset. हमें लगता है ब्लैक एंड व्हाइट, या तो ये या तो वो. अब अगर मैं ये कहूं कि ये नॉर्मलाइजेशन भी है और एट द सेम टाइम ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके एग्रेशन भी है, गुस्सा भी है, तो लोग कहेंगे ये दोनों चीजें कैसे एक साथ में हो सकती है. नहीं भाई, ये दोनों चीजें एक साथ में हो रही हैं. ये एक साथ में हो रही हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना. मीडिया के या किसी के गांव वालों के किसी के मुंह में माइक डाल के या एक वर्ड ऑफ माउथ कर देने से चीजें चेंज नहीं हो जाती. बट ये है क्योंकि वो माइंडसेट तो जो है वो तो पूरा का पूरा इंडिजीनियस है ना. उसके लिए तो बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट. और वो या जब वायलेंस भी जो शुरू हुआ उसकी भी बहुत, ये कहानी है, ये मैंने बहुत जगह सुनाई है. बस मैं ये बात बोल के उसके बाद में खत्म करूंगा. एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मतलब वी कैन थ्योराइज इट, वी कैन इंटेलेक्चुअलाइज इट, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोटेक्शन दे पाता है और जब सोसाइटी करप्ट हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है. ऑब्वियसली दैट इज देयर. और फिर ये है कि जो पूरा एक जो पूरा जो पिक्चर पेंट किया गया है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, कॉर्पोरेट्स हैं, ऑब्वियसली दे आर देयर, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो लूट चल रही है. मगर लोग कहां से इंस्टिगेट हुए कि जो दुनिया के सबसे सीधे साधे ईमानदार लोग हैं. मेरी जिंदगी में यही सबसे बड़ी समस्या है कि मैं कहीं बाहर जाता हूं तो मैं अपना फोन और पर्स संभालने में ही कंज्यूम हो जाता हूं, थक जाता हूं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है. गाड़ी में चाबी लगा के छोड़ दिया, पर्स छूट गई तो छूट गई, मोबाइल छूट गया तो छूट गया. किसी को कोई मतलब ही नहीं है ये किसका पड़ा हुआ है. हाँ, अगर किसी को पता होगा तो वो शायद बोले अरे ये तो वो सुकमा वाले गुरुजी का है, चलो उनका है, रख के पहुंचा देते हैं. तो आज मतलब इवन ऐसा हुआ है, मैं अपनी वॉलेट ढूंढ के चला आया हूं और एक लड़का 100 किलोमीटर बाइक चला के सुकमा मेरा वॉलेट देने आया है. मेरा घर उसको पता था, वो बोला अरे तो ये सुकमा वाले गुरुजी का है, ये भूल गए, चलो दे के आएंगे. ऐसे लोगों ने इतनी हिंसक वृत्ति को क्यों स्वीकार किया? वो क्या था जो उनके अंदर से चला? ये एक्चुअली इसको कुछ लोगों ने लिखा भी है ये बात कि 80s में एक शायद प्रोजेक्ट आया था जो है, और उसमें फॉरेस्ट की कुछ फेंसिंग चल रही थी, कुछ हो रहा था रफली, उसमें गांव के लोग भी काम करते थे वगैरह वगैरह. और
रात में लोग वापस नहीं आते थे, वो वहीं रुक जाते थे और ये सब हुआ। बट वहां पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे वो वुमेन्स के साथ स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ स्टुपिडिटी, हरासमेंट वगैरह वगैरह। तो ये माओविस्ट उस टाइम पर वहां पहुंचे थे, ये वही शुरू शुरू में पहुंचे थे, है ना। ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पैर जमा लें। 7 लोगों का जो ग्रुप था उसमें से एक वापस चला गया, क्योंकि वो अपनी बीवी से झगड़ा करके आया था, मगर फिर बीवी से पैचअप हो गया तो वो चला गया। एक को अपने मम्मी पापा की याद आई, वो बेचारा उसमें चला गया। तो जो भी लोग बचे थे, जो भी लोग वहां थे, जितने भी लोग थे, लोग कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था। उसमें मल्टीपल स्टोरीज है, कोई एक स्टोरी पे आप स्टक नहीं कर सकते हैं। मगर एक मीटिंग हुई जो है किस्टाराम करके एक एरिया है, वहां पर ये हुआ। और एक जो लोग इस काम में जाते थे, वो उसमें से एक औरत बार बार खड़ी हो रही थी, बाकी लोग उसको बोलने नहीं दे रहे थे। मगर गांव के जो 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 उस टाइम पे जो भी लीडर रहे होंगे माओविस्ट के, उन्होंने उसको टैकल किया और उन्होंने उसको उठाया और पूछा कि आप बताओ क्या हुआ। तो उसने बताया ऐसे ऐसे होता है। एंड शी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन कि होता क्या है, वो क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी। रेप, मर्डर, ऐसी जबरदस्ती जैसी चीजें वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस टाइम। वो बहुत इंटीरियर का गांव है, हालांकि 80s तक बस्तर बहुत तरफ, बहुत एक्सप्लॉइट, बहुत कुछ हो गया था, मगर वो बहुत ही इंटीरियर का गांव है। मतलब आज भी मैं तो उस गांव में 3 बार ही जा पाया। तो वहां पे नहीं पहुंचा रहा होगा, नो वंडर फॉर मी। और वो लड़की थी तो मतलब उसने नहीं देखा रहा होगा जो कुछ भी रहा हो। तो ये बोला अच्छा ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो फिर जब इसने चेक करवाया अपने आदमी से, तो आके बोला कि हाँ ये हुआ है। एंड दैट वाज द थिंग जिस पर इन लोगों ने पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा किया। मे बी इट इज हॉलो, मे बी इट इज रॉन्ग, मे बी पीपल आर फेड अप, बट इतना डीपर सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट है कि उससे निकल पाना नहीं मुश्किल है। मैं खुद रोज कोशिश करता हूं कि मुझे इससे निकलना है, पर मैं नहीं निकल पाता। मैं अभी जैसे देखिए इतनी देर से बोल रहा हूं, मेरे को खुद पूरा वो, मैं आई स्टार्टेड फीलिंग दैट, मेरे को खुद वो वैसा ही चीज चढ़ना शुरू हो जाता है। इतना डीपर इन्वेस्टमेंट है सेंटिमेंटली कि वो नहीं समझ सकते हैं। जब वॉइस नहीं होती है तभी वॉयलेंस होता है, और जब वॉयलेंस को ही वॉइस बना दिया गया, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये वॉयलेंस ही है ना। आप कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, तमाम जस्टिफिकेशन हैं इसके, आई एग्री, बट ये हुआ है। तो अब वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है कि वो एकदम एक सॉफ्टर पार्ट में चला गया है। नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गन्स, इट्स समथिंग मोर। जो मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल दिया, तो मकान मालिक तो हमारा बाहर का रहने वाला है ना, वो बड़ा आदमी ठेकेदार, उसको भी नहीं पता सही तरीके से काम क्या होता है, बिना बात के जेल चला, राइट। किसी को कोई कुछ है ही नहीं, है ना, पता नहीं फिर क्या ही एथिकलिटी, मोरालिटी और ये सब वैल्यू का जो बात होता है, ये मेरे ख्याल से बात ही रह जाएगा until and unless उस तरीके के एक्सपीरियंसेस नहीं क्रिएट किए जाए। एंड एवरीथिंग इज नॉट एन एक्सपीरियंस, that's the most stupid thing happening in the education. People are doing all sort of nonsense, holistic learning, ये learning, वो learning, self design learning, कुछ नहीं, वही है, पता नहीं और क्या क्या चला है। अभी तो आजकल मैं देख रहा हूँ आउटडोर एजुकेशन चला हुआ है। How arrogant it is! आप अपने दिल्ली से और मुंबई से यहाँ से बच्चों को उठा के कश्मीर की पहाड़ियों पर चढ़ा रहे हैं, कितना एरोगेंट है आप लोग। आई जस्ट वंडर कि अगर मैं उस गांव में रह रहा होता और मैं देखता कि कोई इस तरह से मेरे पहाड़ों को, मेरे पेड़ों का मर्दन कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, मुझे कैसा महसूस होता। या मैं जहां रहता हूं वहां ट्रैकिंग फैकिंग होती है, मुझे बहुत खराब लगता है। आई फील वेरी इमोशनल अबाउट इट। ये लोग इस पर क्यों चढ़ रहे हैं, ये लोग इस पर क्यों जूते पहन के चढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो इसकी पूजा करता हूं, राइट। मगर वो आउटडोर एजुकेशन है तो उसका बहुत बड़ा पूरा एक फेम है, एंड इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली। बट नहीं, लोग कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उससे टीम वर्क होगा, उससे वैल्यू बेस्ड सिस्टम होगा, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम है क्या होगा। अगर इस तरीके से, और ये बहुत डीप हो चुका है मेरे ख्याल से, इसमें ब्रेथ्स में जाने से ज्यादा जरूरी है डेप्थ में जाना। एक बहुत ये डीपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, and that crisis is we forgot to live, how to live. हम जीना ही भूल गए। और इसका जो रिस्पॉन्स होगा ना, वो पहली चीज तो कलेक्टिव होगा
ठीक है, इंडिविजुअल कुछ कर सकते हैं, उससे कोई डिनाइल नहीं है कभी भी। दूसरा जो बात है वो इसका रिस्पॉन्स एटलीस्ट कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या इस तरीके के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। ये वो जो डीप क्राइसिस है उसी में देखने से ही ये रिस्पॉन्स निकलना शुरू होगा कि क्या करना चाहिए, अदरवाइज तो इट्स गॉन। मतलब मैं बिल्कुल, बाय द वे मैं बिल्कुल निगेटिव नहीं हूं, मैं होपलेस नहीं हूं, मेरे को बहुत होप है। मैं ये भले कह रहा हूं कि इट्स गॉन, मगर मुझे पता है कि ये वापस भी कैसे आएगा। तो ये इस तरीके से ये चीजें जो है चल रही हैं, और ये समस्या हर जगह है। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बहुत ही एलीट जगह पे रहता हूँ, मगर मैं देख रहा हूँ 24 घंटे। मगर ये ऐसा है कि बस्तर जैसी जगहों में, कश्मीर जैसी जगहों में, नॉर्थ ईस्ट जैसी जगहों में ये नंगा दिखने लगता है, तो हम चिल्लाने लगते हैं यार। थैंक यू। आप हॉल में तालियों की आवाज सुन पा रहे होंगे। तो हाँ, हमारे जितने भी लोग मौजूद हैं उनको काफी अच्छा लगा, और एक दो सवाल हैं हमारे लिए, और मैं जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगी कि आपके कोई भी सवाल हो तो हमें क्वेश्चन आंसर बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम लोग उसको विकास से पूछते हैं आपके लिए। या श्योर। और एक बार पहला सवाल है चांदनी का। उन्होंने आपके लिए सवाल पूछा है कि आपने कहा कि जब तक दोनों पार्टियों के बीच में ये टकराव जारी रहेगा तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इस पर क्या सुझाव होगा। तुम बहुत बुरे हो एक्चुअली मतलब मैं तो बहुत ज्यादा ये ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए पार्टी वार्टी बोल देता हूँ, पर मैं तो कभी भी बहुत पार्टी वार्टी में नहीं देखता हूँ। मुझे तो मतलब मुझे बहुत स्पष्टता है कि वो जो पीड़ा है वो जरूरी है, और कम से कम मैं तो पीड़ा के ही साथ हूँ। और मेरे लिए तो अब वो इस स्तर पे पहुंच गई है कि मतलब वो सारी चीजें मैं महसूस करता हूँ। मतलब आई एम ऑन मेडिकेशन राइट नाउ, राइट, एंड ऑन अ वेरी कॉस्टली मेडिकेशन, ऑब्वियसली माय फादर इज स्पॉन्सरिंग इट। तो मतलब मैं तो इस लेवल पे जाके घुस गया हूँ, और तात्कालिक रूप से आदिवासी कहिए, माओवादी कहिए, सिक्योरिटी फोर्स कहिए, या जो ये स्टेट में बैठे हुए लोग हैं, कॉर्पोरेट में बैठे हुए लोग हैं, हो सकता है कि तात्कालिक रूप से आप कुछ फर्क देखें, पर तात्विक रूप से कोई फर्क नहीं है। हम सबको पता है कि कॉर्पोरेट में और स्टेट में और इन जगहों में काम करने वाले लोगों की क्या स्थिति है और उनकी कैसी पीड़ा है, राइट। वहां तो रीजन, रैशनैलिटी इटसेल्फ इज अ वॉयलेंस, राइट। तो ये है। दूसरा ऐसा है कि लोगों का इतने साल से, मतलब मैं तो पर्सनली स्टेट से कभी नहीं कहूंगा कि तुम कुछ करो, वो बेवकूफी की बात है, क्योंकि यहां पर हमने स्टेट को मौका दे दिया है। जब नागरिक ही हिंसा की वकालत करने लगेंगे तो स्टेट के पास क्या विकल्प रह जाएगा। और स्टेट तो बैठा हुआ है, उसको तो मौका चाहिए। ये मॉडर्न स्टेट का नेचर पूरा कंस्ट्रक्टिव वायलेंस है। अगर वायलेंस नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये वायलेंस नहीं होगा तो ये स्टेट खत्म हो जाएगा। तो उससे मेरे लिए नहीं है। मगर जो लोग हैं, इतना उनका मर्दन हुआ है, इतना उनके अंदर अविश्वास पैदा, मतलब मैं अविश्वास भी नहीं कहूंगा यार, मतलब एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया गया है कि पहले तो उससे निकालने की जरूरत है। वो चेतना जो कि उनके अंदर हिलोरे ले रही है, अलग अलग इस विकृत रूप में आ रही है, उसको उस डिफॉर्मेशन का रिफॉर्मेशन करने की जरूरत है। और इस काम को जो कोई भी करना चाहता है, मैं, आप, जिसने सवाल पूछा, या XYZ कोई भी, उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज उसी के लिए है कि उसको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। ये सेल्फ चैलेंज की बातें हैं। बहुत गुस्सा आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब मैं कितनी बातें अपने मन में दबाए रहता हूं, कितना मेरे को पीड़ा है, कितनी मेरे को दिक्कत होती है, उसको केवल मैं जान रहा हूं। मैं जो मैं बोल रहा हूं मैं भूल जाता हूं, उसका रीजन यही है। मगर मैंने उसका भी एक नया कोनोटेशन दे दिया कि अरे ठीक है, बुढ़ापा आ रहा, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
I'm just trying to divert myself. मगर मेरे को पता है कि इतनी चीजें मैं देख रहा हूं और इतना मैं वोकल हूं, इतना एक्सप्रेसिव हूं, मैंने अपने आप को इतना दबा के रखा हुआ है कि इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है. आई नो दिस थिंग. मगर यही चैलेंज है कि आपको इससे निकलना है. पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, हर एक के लिए जब आपके मन में वो करुणा होगी और जब आप पर लोग विश्वास करेंगे, जब उनको कोई और ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिस पर वो विश्वास कर सके, वो उसी दिन बंदूक छोड़ देंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब के सब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, वो तो एक बहुत बड़ा इश्यू है. बट हाँ, लोग आएंगे और फिर वो एंड देन इट्स अ प्रोसेस एंड हाउ इट विल गो नो वन नोस. दैट्स द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द रिजॉल्विंग सच इश्यूज. ये एंजाइटी रखना, मतलब मेरे को तो ये बोलते हुए ही एंजाइटी होने लगी है, राइट. पल्पेशन स्टार्ट हो गया है, मेरे को हार्ट बीट मेरी बढ़ गई है कि क्या होगा जब ऐसी चीजें होने लगेंगी. क्या होगा जब 50 लोग, अगर चलो ठीक है बंदूक छोड़ के नॉन वायलेंस पे आ गए, फिर बाकी जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, वो उनको कैसे परसीव. तो लॉट ऑफ चैलेंज. आई थिंक ये बहुत ऐसा, यही एक मेरे हिसाब से सोल्यूशन है. बाकी पीस बिल्डिंग प्रोसेस ये सब से कुछ होता हुआ था नहीं है, सबको मालूम है ना. तो और वो सब चल रहा है और स्टेट का तो मतलब मुझे तो कोई स्कोप नहीं दिखता है कि ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं. प्रोसेस यही है कि जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी चेतना विकसित हो. तो वो कैसे विकसित होगी, उसका एक ही तरीका है, किताबें पढ़ने से ना होने वाली है बात. आपको अपने को चैलेंज करना पड़ेगा if you are interested in doing so. Otherwise it's fine. थैंक यू सो मच. हमारे कलीग हैं युगांक, वो आपसे लाइव बात करना चाहते हैं और लाइव ही सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनकी तरफ मैं कैमरा करके, हाँ अगर आपकी अनुमति हो तो पूछ कर हाँ. अरे इसमें अनुमति की क्या बात है. ठीक है. ना युगांक. हेलो सर. हाँ हेलो. बहुत 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 अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा, मेरे लिए तो कम से कम. इसका टाइटल था चाइल्ड एंड लर्निंग, लेकिन ये मुझे आपके एलिनेशन की कहानी लगी बेसिकली. लर्निंग को ही हमने एलिनेट कर दिया है ना, तो वही मेरा रिफ्लेक्शन है. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आज से 4-5 साल पहले मैं एक इंसान से मिला था, अमित बसोले करके. अच्छा. उनकी बातें और आपकी बातें काफी मेल खाती हैं, और एक पक्ष मेरा सवाल का ये है कि जिस तरह, और जितना मुझे समझ आ रहा है कि आप अजीम प्रेम जी के एक प्रोग्राम जो एक चलता है उनके स्कूल्स और इन सब के टूवर्ड्स जो चलता है, आप उसके शायद से हिस्सा रहे हैं. तो मैंने एपीयू से ही मास्टर्स किया है. तो एक पक्ष मेरे सवाल का, ये जो नया तरह का स्ट्रक्चर जो एक आया, इग्नू और प्रथम और ये सब, इग्नू बोल रहा हूँ, प्रथम, अजीम प्रेम जी, इन ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे आप थे वहां से लेके इनके जो सेंटर जो हैं, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे एक रिफ्लेक्शन. लेकिन वो बात की बात, उससे पहले सर एक सवाल जो बहुत क्लियरली आपके उसमें आ रहा था. एक तो आपके पूरी कहानी में विक्टिम्स, जिनको आप खुद विक्टिम कह रहे हैं, उनके अलावा एक विक्टिम आप खुद, या फिर वो टीचर खुद सामने आ रहा है. एक तरफ तो वो मारपीट, एक तरफ वो टीचर आता है जो मारपीट करके डिसिप्लिन कर सकता है, लेकिन एक तरफ वो भी टीचर है जो बहुत ही एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिकली जाता है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स कर रहा है जो इनहेरेंटली वायलेंस है, जिसको आप अलग अलग टर्म्स में बोल रहे हैं, गैस चेंबर साइंस या पीरियडाइजेशन जो होता है क्लासरूम का, एक रूटीन जो उसका वायलेंस है. एक वो वाली बात है. तो चाहे आप अच्छे टीचर बनिए, चाहे बुरे टीचर बनिए, उसका वायलेंस सामने आपको दिख रहा है ना, चाहे आप मानिए या ना मानिए उसमें, कि पढ़ाना ही है, परीक्षा देना ही है, नहीं देना है, उसको किसी तरह अंदर ही अंदर रिफॉर्म करते रहिए. आपके हिसाब से, और ऐसा तो मतलब, लेकिन जो एजुकेशन का सवाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सवाल नहीं हो सकता. एजुकेशन का सवाल तो जैसे
ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत लंबा रहा है, बहुत लंबे समय से एजुकेशन की एक बात रही है। आपका वहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम, जैसे, और ये सवाल इससे भी आ रहा है क्योंकि आपकी बातों में बहुत ज्यादा एलियन लैंग्वेज और एलियन कॉन्सेप्ट्स की बात आ रही है, जो कि सीधा सीधा आदिवासी इलाकों में, बहुल इलाकों में सीधा सीधा मेन स्ट्रीम मुख्यधारा और उसका जो अपोज जो होता है उसका सवाल बन जाता है। तो आप तो उसके बीच में रहे, आपने तो उसका ऊपर नीचे से, और लेट्स नॉट गो इनटू स्टेट और उसकी दिक्कत और माओइस्ट और ये सब, बट आप उसके बीच में रहे। और एक तरफ तो है कि ये मेन स्ट्रीम नहीं हो पाते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें इन्हीं के बेसिस पे सारी कंसेप्चुअलाइजेशन चल रही है, इन्हीं की भाषाओं के ऊपर, इन्हीं की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हिस्ट्रीज लिखी जा रही हैं, सोशियोलॉजिकल मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी पूरा डिसिप्लिन ही इसी पे चल रहा है, इन्हीं के ऊपर चल रहा है, ये नहीं चला रहे लेकिन इन्हीं की पूरी समझ पे चल रहा है। तो एजुकेशन के सवाल पे आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन के बाहर, क्योंकि सिर्फ स्कूल में तो सिर्फ एजुकेट नहीं होता, एक तो जनरेशनल लर्निंग भी रहती है ना। तो किस तरह का, जिसको आप रेडिकल बार बार कह रहे थे, आपकी बातों में एक रेडिकल पक्ष आ रहा था, और जहां छत्तीसगढ़ में आप रहे हैं वहां पे नियोगी का भी इतिहास रहा है, तो उसका स्ट्रगल एंड क्रिएट का इतिहास है। उसका मानना है कि लड़ाई में ही कुछ बनेगा, पहले से कोई किसी को सिखा नहीं सकता, पहले से कोई गिवन आइडियोलॉजी या कोई गिवन करिकुलम नहीं सिखाना, इसी को एजुकेशन में डालना है। आपकी बातों में कहीं कहीं था, मैं बस चाह रहा था कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर अगर बताएं यहाँ पे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सर। हाँ, दो तीन बातें हैं। तो पहला तो जो जैसे कि मेरे अपने एलिनेशन का या जो विक्टिम, ऑब्वियसली मतलब मैंने बोला ही कि मैं मेडिकेशन पर हूँ, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, वैसे हवा में नहीं हो रहा है ना, उसके पीछे वही रीजन है। बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू नेविगेट इट, देखता हूँ क्या होता है। तो वो इफेक्ट है, उसमें तो मेरे को कोई डाउट है ही नहीं। और ये मैं कम्युनिकेट करने के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूं, अदरवाइज मेरे लिए डिफरेंशिएशन नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो एक, अब आप जो भी कह लीजिए, थोड़ी सी तो मतलब सांसारिकता तो रहती ही है ना हर किसी के अंदर। तो आजकल ये फैशन भी चला हुआ है कि लोग 2 दिन भी कहीं पहुंच गए तो वो एकदम बोलेंगे कि नहीं मैं तो यही हूं। तो मैं वो डिफरेंस भी क्रिएट करके रखना चाहता हूं कि भाई मैं ये नहीं हूं, मैं कोई और हूं, मैं कहीं और से आ रहा हूं। ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई प्रोसेस होता है, इफ आई मेल डाउन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो फिर तो ये वही हो गया ना, जो उनके साथ हो रहा है वही मैं अपने साथ कर रहा हूं। दैट इज द वन थिंग ऑब्वियसली दैट इज देयर। और इंस्टीट्यूशंस में ये जो पूरा मतलब सब, हाँ मतलब सारी थ्योरीज मॉडल वगैरह 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 ये सारी चीजें चल रही हैं, मगर ये बड़ा ही मेरे को पार्शियल लगता है कि एक तो क्या हो रहा है कि इसमें ये बड़ा पॉलिटिकल है कि उनकी दुर्दशा जो है, उनकी दुर्गति जो है, सिर्फ उसी पर बातें चल रही है। ये हमको तो ट्रेंड कर दिया गया है ना कि हम कोई भी हो, मीडिया हो, एजुकेटर हो, एनजीओ हो, कोई भी हो, हम कहीं भी किसी भी गांव में जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है। हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है ना। तो अगर हम वो सामर्थ्य पूछना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से वो पूछने की जरूरत है, बट समझने के ज्यादा मसला है, वो बहुत समय लगेगा। तो ये होगा, फिर हमको ये नॉलेज सिस्टम की पॉलिटिक्स समझ में आएगी कि ये कितना बायस्ड और कितना रिडक्टिव है। जो कुछ भी ट्राइबल्स के बारे में है किताबों में, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा ही है, ठीक ही है वो, मतलब मैं इसको, मुझे कमेंट नहीं करना है ज्यादा, बट वो बहुत एक ऐसे फ्रिंज है। जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जो लिविंग है, जो हमारे यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, वो हमारी नदियां हैं, हमारी चींटियां हैं, हमारी बिच्छू हैं, हमारे सांप हैं, हमारी नदियों की धारा है। नदी बह कैसे रही है, गांव के लोग इस पर चिंतित हो जाते हैं और इस पर चिंतन करते हैं। एक उसका फ्लो है जिसमें वो सालों साल से बहती चली आ रही, मगर एक दिन सुबह गांव के लोग गए, कोई गया और देखा कि अरे इसका तो फ्लो बदल रहा है, वो तुरंत वापस आएगा और फिर गांव में उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी कि ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। तो ये जो सेंसिबिलिटी है ये तो कहीं नहीं है। और ये जितनी किताबें, जितनी चीजें लिखी जा रही हैं, इसका बेस क्या है मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि
इतने तो डीपर स्पिरिचुअल फिलोसोफर आप लोग हुए नहीं, इतना चीज देख रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों के पास गिन चुन के सामान होता है। मैं कहीं अभी आपको गिन के बता दूं, 4-6 बर्तन, एक तंबाकू का पाउच, एक लकुटी और मछली मारने की डंडी और वो धनुष बाण और बिछाने के लिए चटाई और आग के लिए चूल्हा। ये पूरी एक जमा पूंजी है एक समुदाय की। अब इस पर आप कितना क्या निकाल लेंगे, राइट? तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जो रियल सेंसिबिलिटीज है लोगों की वो नहीं सामने आ रही है। इवन जो लोग इन कम्युनिटीज से, इन सब जगहों से पढ़ लिख के सामने आ भी रहे हैं, एक्चुअली वो भी हमारे आप की तरह ही इसी मॉडर्न सिस्टम में ट्रेंड हो गए। इनफैक्ट वो हमसे आपसे ज्यादा वर्स है, उनकी स्थिति, उनकी इनसेंसिटिवनेस हमसे आपसे ज्यादा है, वो और ज्यादा रिजिड हो गए। उन्होंने अपने मन में एक अवधारणा बना ली कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, अब तो मेरा अगर कोई भला कर सकता है तो सिर्फ मार्क्सिस्ट थ्योरी कर सकती है, जबकि मार्क्सिस्ट थ्योरी का कितना क्रिटिक है पूरी दुनिया में, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा एक, मुझे तो यही लगता है कि ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और ये एक पॉलिटिक्स है, बहुत डीप सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स है स्टेटस क्यू मेंटेन करके रखने के लिए, है ना। मैं कह रहा हूं कि आपने कह दिया कि हाँ बड़ी सस्टेनेबल लाइफ है ट्राइबल की, ये ऐसे खोखला रोमांस करने से बात नहीं बनेगी ना। आप कभी उसको सामने लेकर क्यों नहीं आते हैं कि हाउ इज दैट कल्चर, दैट सिविलाइजेशन, दैट कम्युनिटी, दैट सोसाइटी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, उस पर कोई किसी तरह की कहीं पर बात नहीं होती। ये तो बहुत ही स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आज से नहीं, जब से ये स्टडी शुरू हुई है तब से उन कम्युनिटीज की रियलिटी चेंज हो चुकी है। एंथ्रोपोलॉजी वगैरह जब से शुरू हुई ब्रिटिशर्स के आने के बाद, देयर इज ह्यूज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यू कांट इवन बिलीव अबाउट इट। दैट इज द वन रीजन ऑफ हैविंग सच अ हाई फीडिंग ऑफ वुमेन्स इन द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो वहां से ज्यादा वहां अपने को देखती है। अब वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, उसके रीजंस हैं, उसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। आई डोंट सी कि ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, पर उस पर ये इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं हो रहा है। एक पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है इन इंस्टीट्यूशंस में, है ना। मतलब मैं खुद अभी जहाँ रह रहा हूँ वहां मैं यही देख रहा हूँ, वही रोज सोचता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कोई नॉलेज प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। तो क्योंकि ये सब करने के लिए फिर फील्ड में जाना है और वो सब करना है, और वो नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है कि मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी बहुत ज्यादा एंथ्रोपोसेंट्रिक है, और ये कम्युनिटीज तो पता नहीं किसके सेंट्रिक हैं। ये तो एकदम मतलब दे आर जस्ट लिविंग। मुझे पता नहीं आप लोग ऐसी जगहों में कभी गए होंगे, मतलब मैं तो इतना रहा हूं, मैं देखता हूँ हमारे लोग जब चलते हैं ना तो एक्चुअली उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं, बस हल्का सा वो पैर की जो उंगलियां होती है इसके सहारे चलते हैं। इस लेवल की सेंसिटिविटी है और इस लेवल की रिस्पेक्ट है धरती के लिए, जमीन के लिए, वो माँ है। हमारे यहाँ जो कम्युनिटीज हल से खेत जोतती हैं, उनको जो कम्युनिटीज, जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटीज नहीं जोतती है, केवल 2 कम्युनिटीज जोतती हैं, एक राजगोंड है, एक दोरला है, उनको लोग बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी निगाहों से देखते हैं। दोरला कम्युनिटी दूध का बिजनेस करती है, उनको लोग स्मगलर बोलते हैं, ठग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गाय का दूध या जानवर का जो दूध है उसके बच्चे का है। इस तरीके की सेंसिबिलिटी है, और इसके ऊपर वो पूरा का पूरा कल्चर और वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। अब इसको तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने अभी तक किया है कुछ इन सब चीजों पर हाईलाइट किया, क्योंकि ये सामर्थ्य का मसला है, राइट। ये सामर्थ्य का मसला है कि आई कैन सर्वाइव विदाउट हैविंग एनीथिंग, राइट, एंड द सिस्टम इज मेकिंग अस टू बिलीव कि वी आर डेफिशिएंट। अब जो इसके निकले हुए स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स या जो भी लोग हैं जो इसके द्वारा फीडेड हो रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे तो जाके इस एजेंडे को फुलफिल करेंगे ही ना। और जब हम आप बैठ के देखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हमको आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन का, तो एक अलग ही पंगा फंसा हुआ है। इंटेलेक्ट होना एक अलग मुद्दा है, इंटेलेक्चुअल होना एक अलग मुद्दा है, मगर इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो है वो एक अलग ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कोई निकलना ही नहीं चाहता है अपने एसी कमरों से। तो फ्रेमवर्क्स में देखना है, मुझे तो लगता है कि ये लोग पहले से ही सब निर्णय लेके जाते हैं क्या करना है।
तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने जो पहले आपकी जो बात थी दैट प्रथम एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है कि दिस इज प्योरली अ बिजनेस, दिस इज प्योरली अ बिजनेस। They are just struggling to survive, to sustain their organization, that's it. Not even their intervention, their organization. जिस तरीके की जैसी फंडिंग आ गई, जैसे जो सपोर्ट मिल गया, 20 साल से मेरे ख्याल से ये लोग असर का रिपोर्ट निकाल रहा है ना। कितने लोगों ने इनको बोला है, मैंने खुद बोला है कि उसी रिपोर्ट में आधा पन्ने का कॉज एनालिसिस भी लिख दिया करो कि ये दुर्गति हुई कैसे, कि हर साल लिटरेसी लेवल गिरता जा रहा है, ये दुर्गति हुई कैसे। एक तो कॉज एनालिसिस का आधा पन्ना लगा दिया करो उसी में, उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उस पर अगर बात करेंगे तो फिर ये घूम के वहीं पहुंच जाएगी। तो ये पूरा एक स्पाइरल बना के रखा है लोगों ने। ये बहुत मुश्किल भी नहीं है इसको समझना, और बहुत मुश्किल भी नहीं है इसको तोड़ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बस वो हिम्मत लाने की बात है, तो हिम्मत आ जाना चाहिए, उसके बाद तो फिर टूट ही जाएगा ये। आई थिंक इट रिस्पॉन्डेड, या कुछ और भी था? बिल्कुल एक तरह से। मुश्ताक भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है कि in violent areas children face the brunt of violence, what is the way out to help them face the trauma and help them not to become part of vicious cycle? अब मैं इस पर क्या ही बोलूंगा, ये तो बहुत जटिल सवाल है, इस पर तो आप लोगों के एक्सपीरियंस ज्यादा है। मुझे तो अभी तक बहुत, मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मुश्ताक भाई, की मेरी अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरे अपने काम से मेरे पास नहीं है, या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि बच्चों को मैंने वायलेंस में हील किया या उनको मैंने साइकिल में जाने से रोका है। मेरे बच्चे गए ही हैं, ऑफिशियली गए हैं, फॉर्मली गए हैं। तो मतलब मेरे पास कुछ भी अपने अनुभव से, अपने काम से कहने के लिए कुछ नहीं है। बाकी तो जो बातें हैं वो आपको भी पता ही है, सबको पता ही है, उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट आपने तो ज्यादा ही काम किया है इस पर, और जिस तरीके के सॉल्यूशंस या जिस तरीके की चीजें प्रपोज की जाती हैं, पर्सनली आई एम नॉट कन्विंस्ड विद देम थ्योरेटिकली, दे आर सो वेग एंड वियर्ड, इट नेवर वर्क। दैट्स इट, थैंक यू। तो एक और सवाल है हमारे पास। असित झा सर पूछते हैं कि जिस तरीके से हायर एजुकेशन का ऑटोनॉमी मिला हुआ है, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन की ऑटोनॉमी होनी चाहिए या नहीं? मतलब उनका मतलब स्टेट का कम से कम इंटरफेयर पे सवाल है। अच्छा, मिल गया। एक्चुअली हायर एजुकेशन में कहाँ ऑटोनॉमी है भाई, हमको तो यही नहीं दिख रहा। हम तो खुद अभी तो हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही बैठे हुए हैं, मुझको तो नहीं दिखता है। बट हाँ, अगर ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा चीजें दिखती हैं, मगर वो एक्चुअली वो ऑटोनॉमी का तो बड़ा बुरा हाल हो गया है ना। आप जरा देखिए कि सरकारी स्कूलों के, सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के क्या हालत है। 2-4 DU, JNU, BHU जैसी जगहों को छोड़ दे तो क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। और ऑब्वियसली ऑटोनॉमी तो मिलनी ही चाहिए, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। मगर अब वो ऑटोनॉमी देने का प्रोसेस आसान नहीं होने वाला है, ये मैं एकदम बहुत क्लियर बता रहा हूँ। बहुत कुछ स्टेक पे जाएगा, बहुत कुछ स्टेक पे जाएगा, और क्या हम उतना केओस टॉलरेट करने के लिए रेडी हैं? इफ यस, देन यस, वी शुड गो फॉर इट, लाइक आई एम रेडी, पर्सनली आई एम रेडी। तो अदरवाइज, क्योंकि अगर आप बेसिक एजुकेशन में स्कूल्स में ऑटोनॉमी देने की बात करने लगेंगे ना, तो स्कूल्स के ताले भी खुलना बंद हो जाएंगे। ये स्थिति आज हो चुकी है, ये स्थिति आज हो चुकी है। तो अगर इस लेवल पे हम जाके और सब कुछ हटा के और कुछ नया लाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बीच से कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। आई डोंट नो, क्योंकि मेरा तो कोई बहुत इन सब चीजों पे अनुभव है नहीं, पॉलिसी वगैरह पे। थैंक यू। विकास, आपसे शायद एक सवाल नाज़िमा मैम पूछना चाहती हैं, तो मैं उनको बोलने के लिए ही अलाउ कर देती हूँ। नाज़िमा मैम, आप हमें सुन पा रही हैं तो आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? या यस सर। अच्छा। नहीं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और मुझे हमेशा जो इथनोग्राफिक स्टडीज से जो चीजें निकलती हैं वो बहुत
पसंद आती है, क्योंकि वो एक ग्राउंड लेवल का पर्सपेक्टिव हमें पता चलता है। ऐसा नहीं कि वो लेकर आते हैं, पर हमें पता चलता है, क्योंकि हम शहरों में बैठकर और बहुत सारी चीज़ों से हम अनभिज्ञ हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा सवाल असल में पहले वाले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। मतलब जिस तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स ने जिस तरह से शिक्षा के स्तर को बिल्कुल गिरा कर रखा है इन शहरों में या इन जगहों पर, तो उसमें अभी जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके अंदर लगातार ये कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ न्यूज़ भी बीच में आई थी कि कुछ जो म्युनिसिपल स्कूल्स हैं, उनको एक एक्सपेरिमेंट बतौर ये किया जाना चाहिए, प्राइवेटाइज़ किया जाना चाहिए। तो मतलब एक तरफ तो जो पब्लिक सेक्टर है उसका कंप्लीट फेल्योर है, मतलब पब्लिक सेक्टर इन द सेंस तो जो गवर्नमेंट एड है या गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, उनको देखकर, उनकी कंडीशन को देखकर लगता है कि वो बिल्कुल एक फेल्योर की तरफ है। दूसरी तरफ ये जो नई तरह की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, उससे हमें मालूम है कि किस तरह से उसके जो क्लास और कास्ट पर जो इम्पैक्ट होगा, जिस तरह का मतलब जिस तरह से वो अफेक्ट करेगा। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या क्या किया जाना चाहिए? मतलब इससे जो गवर्नमेंट एजुकेशन और प्राइवेट एजुकेशन से के अलावा क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इसके बारे में थोड़ा-सा बहुत कंस्ट्रक्टिव होकर सोच सकते हैं, जिससे बच्चों का फ़ायदा हो? क्योंकि बेसिक जो एजुकेशन है वो तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उसको प्राइवेटाइज़ करने का मतलब है कि एक बड़े तबके को शिक्षा से महरूम करना। तो उस पे आप क्या सोचते हैं? एनईपी तो पता नहीं क्या क्या बात कर रही है और अभी तक उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं आया है। 60 पेज का एक रिलीज कर दिए थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है। बट प्राइवेटाइजेशन तो किसी भी तरीके से किसी चीज का कभी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। और ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए, कुछ करने के लिए पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ही एकमात्र विकल्प है। उसमें किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। और एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम, एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, केजी से पीजी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक, हर जगह। तभी ये हो पाएगा, वरना ये क्लास तो ये जो भी है ये मतलब बिजनेस कहिए, किसी के लिए बिजनेस है, किसी के लिए क्लास वॉर है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे कोई कहीं मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजता है, वो क्लास मेंटेन करने के लिए भेजता है। वो सेग्रीगेट करता है अपने बच्चे को, वो क्लासिफाई करता है अपने बच्चे को। बिल्कुल, है ना? तो ये तो बहुत क्लियर है। और ये सारी चीजें जबरदस्ती दिमाग में बिठा दी गई है। छोटा सा जो तबका है जो सोशल मीडिया यूज करता है कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा वैसा ये वो, तो वही सारी चीजें चल रही है। बाकी तो ये बिजनेस है और मॉडल्स फेल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है ग्लोबली। ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ इंडिया में ही ये सारी चीजें चल रही है। ग्लोबली ये तो पूरा एक ग्लोबल फिनोमेना है पूरा फेलियर का। और इसका अगर कोई विकल्प है तो अच्छा या बुरा, वो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ही है। चाहे मैं जहां रहूं, मैं जो करूं, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मगर मेरा जो विचार है या जो मेरा मानना है वो यही है। जब वो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम खड़ा करने का जो पहला स्टेप है वो यही है कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। अब अगर ये दम किसी के अंदर है, किसी गवर्नमेंट के अंदर, किसी नेता के अंदर, किसी पार्टी के अंदर, अगर वो ये स्टेप उठा सके तो 5 साल में चीजें आपको लाइन पे आती हुई दिख जाएंगी। क्योंकि जब तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बनती रहेगी। क्योंकि फिर ये मामला बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है, व्हिच इज बियॉन्ड एनी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मतलब मैं आपकी बात से पूरी तरह 100% सहमत। विकास, हमारे पास एक और हैंड रेज किया है पंकज खातिक ने, तो मैं अलाउ करती हूँ। पंकज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं विकास से सीधे। थैंक यू सो मच पूजा। हाय विकास भाई, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ बिल्कुल बोलिए। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपके इतने प्यारे अनुभव साझा करने के लिए।
बहुत ही मजा आया और सुन के काफी सिमिलैरिटीज लगी आपके अनुभव से और मेरे अनुभव में, जहाँ पे मैंने भी थोड़ा बहुत जहाँ पे काम किया है। सो इन सब चीजों में ये जानना मैं चाह रहा था कि आप जैसे कि जो ट्राइबल कल्चर को जिस हिसाब से आपने बताया कि इतनी सेंसिटिविटी भरी हुई है, जो कि शायद दूसरे समाज के तबके को सीखने की जरूरत है, तो कौन से क्या क्या आप ये अगर सजेशन देना चाहे कि आज के एजुकेशन सिस्टम को कौन कौन सी 5 चीजें उनसे सीखने की जरूरत है, जो सिस्टम में इनबिल्ड करने की जरूरत है, जो कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन में उसको शामिल किया जाए। कहीं जगह, बहुत जगह लाइफ स्किल एजुकेशन की बात सामने आती है, बहुत जगह सोशल इमोशनल लर्निंग की बात आती है, बहुत जगह प्लेनेट को बचाने की बात जब सामने आती है, तो पहले से इतनी सारी सेंसिटिविटी उन ट्राइबल कल्चर्स में भरी हुई है। तो कैसे तो आपके सजेशंस कौन कौन से होंगे जिसमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन वो चीजें उन ट्राइबल कल्चर से सीख पाए, कहते दिन उनको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत। ओवर टू यू विकास भाई। तो यार एक्चुअली पता है, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सबके कल्चर उतने ही सेंसिटिव हैं। इट्स जस्ट द इशू कि हम अपने कल्चर नहीं, कल्चर तो गलत शब्द होगा, हम अपनी जड़ों से कितने दूर हो गए हैं। तो वो जो जड़ों से हमारी दूरी है वो इस तरीके के विचार पैदा करती है कि हमको इससे सीखने की जरूरत है, हमको उससे सीखने की जरूरत है। मैं बहुत श्योर हूं आप जहां कहीं के भी रहने वाले होंगे, मुझे नहीं पता है, वहां पर भी आपकी जड़ों में इसी प्रकार की संवेदनाएं होंगी। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जड़ों में मट्ठा पड़ गया और हम लोग उससे दूर होते रहे, जड़ें सूखती रही, शायद 100 साल, शायद 200 साल, शायद 500 साल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हालांकि मैं जब इस तरीके के इश्यूज में देखता हूं तो 1500 साल को तो मैं वर्तमान में देखता हूं, मैं मानता ही नहीं हूं कि 1500 साल भी कोई समय है। तो ये एक पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि सिस्टम में ऐसी चीजें इनकलकेट कर पाना मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट है। ये मतलब क्योंकि सिस्टम का जो पर्पस है वो बहुत अलग है। सिस्टम का जो पर्पस है ना, वो बस एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। वो चीजों को टैग करके रखेगा, चीजों को पकड़ के रखेगा और वो चीजों को ऑपरेट करता है। और जब वो चीजें जब उस तरीके से ऑपरेट शुरू हो जाती है तो उसी को हम आप सिस्टम कह देते हैं। सिस्टम इज नॉट एज सच थिंग, यू नो, समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ एनीथिंग। वो हमारे ही अंदर से, या वो यही चीजें हैं, बस उसको एक वो देखने का नजरिया है जिससे कि हम उसको सिस्टम का टर्म्स दिया है। तो ये चीजें हैं। और जो लोग हैं, मैं तो यही कहूंगा कि हम सबको अपनी जड़ों में वापस जाना चाहिए और हम सबको देखना चाहिए। आई एम श्योर हम सबकी जड़ें इतनी ही सेंसिटिव हैं, कोई जरूरत ही नहीं है इनसे कुछ सीखने की। वो जैसे हैं आप ठीक है, उनको अपनी जगहों में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे मालूम है ये बड़ा ही ऐसा उखड़ा उखड़ा सा विचार भी लग रहा होगा, मगर मैं तो यही मानता हूँ, और कम से कम मेरे लिए तो यही है। मुझे लोग बहुत सारी चीजें बोलते भी हैं, मगर मैंने इस चीज पे बहुत क्लियरिटी रखी कि जो मैं नहीं हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैं आदिवासी जिनको आप लोग कहते हैं वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि पहली चीज तो ये आपकी अवधारणा ही गलत है ना। जो नगरों से दूर रह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें कोई और थोड़ी सी अलग जीवन शैली है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंफीरियर है, या इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो सुपीरियर है। वो जैसे हैं उनको वैसे रहने की जरूरत है। और सिस्टम तो क्या ही सीखेगा, सिस्टम का तो ऐसा है कि जो कुछ हम लोग करेंगे वही सिस्टम कर रहा होगा। तो मुझे कुछ ऐसा खास लगता नहीं है कि कुछ ऐसा सीखने उखने का जरूरत है, या कुछ ऐसा इन चीजों में इनकलकेट किया जा सकता है, क्योंकि ये सब सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही एक स्ट्रक्चरल वो है, और वो लिविंग नहीं है। तो उसमें तो ऐसी चीजें इनकलकेट करने का भी कोई मतलब नहीं है। दूध में नींबू नहीं डाला जा सकता है ना। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया भी है और होते भी रहे हैं। और या हमारा देश कभी वैसा था भी, या पूरी दुनिया ही कभी वैसी रही होगी। पर ठीक है, समय के साथ चीजें बदली और इस तरीके का बदलाव आ गया है। तो अब तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और मुझे तो मतलब मैं तो कोई कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस विषय पे कि सिस्टम को क्या सीखना चाहिए। सिस्टम सीख लेगा उसको जो सीखना होगा, उसको कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। क्योंकि सिस्टम की ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अवधारणा है ये भी प्रॉब्लमेटिक है। सिस्टम कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और ये सब बोलते
इसलिए कि हम क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है, राइट। तो हम एक ऐसे सिस्टम में ही चले गए हैं जहां पे कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो अभी उसको क्या समझाना, उसको क्या बताना, इट्स बेटर टू मूव आउट, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम टू मूव आउट, आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर अ वॉकआउट। छोड़ दो उसको उसके हाल में। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू विकास। एक और सवाल है हमारा मनिका का, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे, और डेटा रिलेटेड है कि कंसर्न बस्तर रीजन में जो आप बात कर रहे थे उसी पर रिलेटेड है कि जो आपने कहा कि मैं पढ़ ही देती हूँ, regarding max administration apart from moist means as one of the challenges to education approx हाँ, मैं पढ़ लिया। तो भैया ऐसा है कि ये तो सही बात है, डेटा तो कम ही कह रहा है, स्थिति तो इससे भी भयानक है। अगर टीचर पोस्टेड भी है तो भी समझ लो नहीं पोस्टेड है, वो बेचारा जाएगा नहीं है, कभी वो जा नहीं पाएगा। और दूसरा उसमें क्या था जो है ये हाँ सिंगल टीचर, हाँ ऑब्वियसली सिंगल टीचर मैक्सिमम स्कूल है, वो तो एक नेशन वाइड प्रॉब्लम है, लाखों लाख स्कूल इस देश में सिंगल टीचर इस समय चल रहे हैं। और मोहल्ला क्लास का वो जो आप इनिशिएटिव का बात कर रही हैं कोविड पैंडेमिक में, वो तो ऐसा है कि क्या ही बोला जाएगा। वो स्टेट जब स्कूलों की ये स्थिति है सामान्य दिनों में, तो आपको क्या लग रहा है कि कोविड के दौरान कुछ हुआ होगा? वो उसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एटलीस्ट मैं तो पर्सनली कुछ भी कॉन्क्रीट तरीके से नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखा है। मुझे बस यही दिखा है कि जब मीडिया कवरेज लेनी हुई है तो एक थिएटर ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, फोटो हो गई है, मीडिया को चली गई है, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं देखा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी जगह है बस्तर, 40,000 किलोमीटर है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ शायद कहीं कुछ हो भी रहा हो, मगर वो इट्स अ वेरी फजी थिंग, उस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता है। जब नॉर्मल एजुकेशन की ये हाल है तो कोविड में क्या हुआ होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। That's it. Thank you. Thank you so much. Other question? Just let me know. एक और सवाल है नंदिता का। हाँ। तो मनिका के नाम से ही है क्योंकि नंदिता ने अपना क्वेश्चन उसी नाम से टाइप कर दिया है। So, will the new education policy which puts emphasis on learning in mother tongue and vocational training help in assimilating mainstream education with the ground realities of India? इस पर आपके विचार? अब देखिए, मतलब ठीक है आम लोगों के लिए ये सब विचार अच्छे हैं, हमारे लिए तो अच्छे नहीं है, मगर ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है और मैं रेडी हूँ अपनी पूरी लाइफ इसका विरोध करने के लिए। तो ये एसिमिलेशन, मेन स्ट्रीम, ये सब इतना अपने आप में प्रॉब्लमैटिक चीज है कि मैं क्या बोलूंगा। बाकी मैंने अभी पहले भी कहा था कि एनईपी क्या है वो अभी तक कुछ निकल के सामने आया ही नहीं है, लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। एंड आई पर्सनली आई एम कंप्लीटली होपलेस ऑफ एनईपी। आई थिंक NEP is the last coffin in the nail of Indian education. जिस तरीके की चीजें उसमें हुई हैं और जिस तरीके की बातें उसमें की जा रही हैं, मैं तो भाई कोई उसका सेंस नहीं बना पा रहा हूं और बहुत डेंजरस है। मतलब ये 90% लोगों को एक्सक्लूड करने का पॉलिसी है, नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी है ये। अभी हम लोग को दिख नहीं रहा, मगर आई एम वेरी श्योर विद इन 3 to 5 ईयर ये हमको क्लियरली दिखने लगेगी, क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूं तो मैं देख रहा हूं किस तरीके से चीजें अरेंज हो रही है डे एंड नाइट। तो ये यही है मेरे को कहना है। बाकी ऐसा है कि बोलने को तो कुछ भी बोल देंगे हम भी, आप जो कहिए बोल दें, जो कहिए लिख दें, अगर सरकार में बैठे होंगे तो छप भी जाएगा, कुछ होता नहीं है ना। शब्द बोल देने से अगर दुनिया बदलने लगती तो फिर तो बहुत सुंदर हो जाता। तो ये सब संभव नहीं है क्योंकि ये सारे आइडियाज ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। The very formation of these ideas itself is problematic and contradictory and conflicting. So having any kind of such expectation is frustration only. That's it. Thank you. कुछ और? हाँ जी, एक मेरा आखिरी सवाल है। हाँ। आपने जो शुरू
किया था इस कार्यक्रम को करते हुए कि उन बच्चों को किताबों से पढ़ा रहे हैं कि मगर को किताब में देखो और बजाय कि उसके तालाब में। हाँ और इसका उलट है दिल्ली और मुंबई जैसे स्कूल्स में, जैसे प्रथम का नाम लिया युगांक ने, उससे तो मैं भी जुड़ी थी। तो यहाँ के बच्चों को हम लोग स्मार्ट क्लास से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये गेहूं की बालियां हैं और ये देश के इन हिस्सों में ऐसे उगाई जाती हैं। तो वो फोटो देखकर सब सीख रहा है। और बस्तर और सुकमा वाले बच्चों को, जो कि उन्हीं के बीच खेल के बड़े हो गए हैं, उनको हम किताब में दिखा के बता रहे हैं कि ये मगर है। तो इसके ये जानते हुए भी कि जो अभी का इंक्लूसिव एजुकेशन जो सबको समग्र रूप से लेकर चलने की बात करने के साथ ये भी बताता है कि उसको सामने से दिखाओ। तो वो जो सामने से दिखाकर चीजों को आंखों देखी, आंखों सुनी, महसूस करने वाली जो 5 एलिमेंट्स थी, कि आप अपनी इंद्रियों को खोलिए। स्कूल तो हमें वही सिखाता है परिवार के बाद। तो वो सुकमा में बच्चों की इंद्रियां, जो आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि 1-2 इंद्रियां शायद बंद करने के ऊपर ज्यादा फोकस हो गया है, कि वो तो देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, तो उसको वापस कैसे जोड़ा जाए। वो वही चल रहा है। और ये जो इसके पीछे ये जो डेवलपमेंट का आइडिया है ना, ये वो काम कर रहा है कि डेवलपमेंट यही तो करता है ना, इट जस्ट हाईजैक द टेम्पोरलिटी। somebody else past is your present and somebody else present is your future, और आप उस रेस में हैं, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो क्योंकि अब दिल्ली में आज ये विजुअल्स दिखाने के पहले वो टेक्स्ट पे पढ़ाया गया है, तो इसलिए सुकमा में पढ़ाया जा रहा है, फिर सुकमा में भी विजुअल्स पहुंच रहे हैं, ये डिजिटल वाली ये सारी चीजें हैं। तो ये पूरा एक वो ट्रैप बना हुआ है, वो माइंडलेस है लोग, उतना नहीं है, सबको डेवलप होना है, डेवलप होना है, डेवलप होना है, डेवलप होना। मतलब आप स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस को तो फिर भी क्वेश्चन कर सकते हो, मगर आप डेवलपमेंट के बारे में तो कुछ बोले नहीं कि गर्दन न कट जाए तो कम है। तो ये वो आइडिया है। ये थोड़ा फनी लगेगा सुनने में, मगर मैं ये बहुत सीरियसली ये चीज बोल रहा हूं कि कभी दिल्ली में टेक्स्ट पे पढ़ाया जाता था, आज दिल्ली में डिजिटल आ गया है, तो अभी सुकमा में हमारे टेक्स्ट चला गया है ना। अब जो द मोस्ट एलिटिस्ट स्कूल ऑफ इंडिया, जैसे 2-3 को मैं भी जानता हूं, और जो उनके फाउंडर को फाउंडर हैं, जो लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ डैम एवरीथिंग इज गोइंग ऑन हैंड्स, मिट्टी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चल रहा है, कारपेंट्री, ऐसा वैसा। And in those school fees is just, it's mad, 10 lakh, 8 lakh rupees per month. और obviously उसमें साउथ बॉम्बे, बांद्रा कुर्ला, लुटियंस के जो एलिट ऑफ द एलिटिस्ट हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं, ये चल रहा है। और ये जो मिट्टी वाले बच्चे हैं, जिनके घर में मिट्टी और ये बढ़ई और ये सारा काम था, उनको जो है वो कचरा दे दिया जा रहा है। वो क्या स्मार्टफोन, टैबलेट जो आजकल आता है। तो ये तो पूरा एक ऐसा साइकिल है ना डेवलपमेंट का। ये समस्या वहां से निकल कर आ रही है, ये प्रॉब्लम है। और अगर इसको थोड़ा सही से कोई सेंसिटिवली अगर हल्का सा भी इस पर अगर बात करे ना, तो ये ब्रेक हो जाती है। मैंने देखा है, मतलब मेरे साथ काम करते हुए मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है कि उन्होंने अपने बहुत सारे नोशंस और स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने तोड़ा, एंड देन दे स्टार्ट बिलीविंग कि ठीक है, ऐसे करो या वैसे करो, ये भी वाला तो अच्छा है ना, ये तो पास में ही है टाइम से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत दार्शनिक विचारक टाइप पे चले गए, मगर हाँ, उनको समझ में आया कि कोई जरूरत नहीं है यार, आम किताब से भी क्यों ही पढ़ाना है, थोड़ा बाहर से भी देख लेंगे। या किताब में जिन झाड़ियों का, जिन पत्तियों का नाम है, उन्हीं का नाम क्यों देना है, बच्चे को थोड़ा बाहर भेज देते हैं, 12-15 पत्ती का नाम लिख के आ जाएगा। ये चीजें शुरू भी हुई हैं, ऐसा नहीं है, इतना कठिन नहीं है, मगर हाँ, समस्या ये बहुत जटिल है, क्योंकि ये डायरेक्टली इस डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली। थैंक यू। मुझे जवाब मिल गया है, और मैं देख पा रही हूँ कि हम लोग अपना टाइम से ज्यादा भी चले गए हैं, तो काफी इंटरेक्टिव सेशन था हम लोगों का। थैंक यू सो मच जो लोग हमसे ऑनलाइन आखिर तक जुड़े रहे, और स्पेशली विकास का हर सवाल का जवाब अपना वक्त लेकर और उसको सही तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश किया। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ आगे भी बातचीत करते रहें।
और जो लोग अभी तक हैं हमारे साथ, उनसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगी कि हमारे दरीचा के लिए आप लोग नए विषय, नए लोग और इसी तरीके की चीजें हमसे साझा जरूर करिए, ताकि हम उन पर बातचीत करें। और इसको हम लोग अभी महीने में एक बार कर रहे हैं, तो आप लोगों के सहयोग से हम इसे 2 बार, 3 बार और अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग लोगों के साथ कर पाएं। और आज बस को साथ इतनी देर तक सुनकर एजुकेशन और बाकी चीजों को लेकर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे शहरी लोग नहीं सोच पाते कि वहां चल क्या रहा है, वो सब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी और एक पिक्चर की तरह फ्रेम दिखाया कि क्या चल रहा है, वो सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विकास। Thank you. Now I can leave.